सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे जल्दी से। हाँ जी, तो शुरू किया जाए। हमारा आखिरी वीक रहने वाला है ये PYQ सीरीज़ का, ठीक है, लास्ट वीक। एंड लास्ट वीक का ही आज पहला लेक्चर रहेगा, लेक्चर नंबर 25। परमार सत्तू। हाँ भाई, तो जिसको भी सत्तू वत्तू लेना हो तो आ जाना, ठीक है। अपनी पर्सनल दुकान है, यहीं पे घर में रख रखी मशीन, यहीं पीसता हूँ एकदम चने डाल के, खटाखट सत्तू बनाता हूँ और पीता हूँ, ठीक है। चलो भाई, तो शुरू किया जाए। 25th डे ऑफ कंसिस्टेंसी, ओके। गुरु जी, आज अपन का हैप्पी वाला बर्थडे है, लेजेंड कर जाता है भाई मैं। हाँ, हैप्पी बर्थडे जय। चलो, 6 मिनट लेट नहीं आए बेटा, 5 मिनट सिर्फ लेट है। अब तुम समझ लो कहाँ पहले हम 9-10 मिनट लेट आते थे, मात्र 5 मिनट हो चुका है अभी वो। दिस इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट एंड यू शुड रिकॉग्नाइज इट। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मिट्टी के निर्माण को प्रभावित नहीं करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो सॉइल के बारे में क्या पढ़ा हमने? स्टडी पीडोलॉजी के नाम से जानी जाती है। डिफरेंट टाइप्स की होती है, जो ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने क्लासिफिकेशन कर रखा है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पूसा रोड, न्यू दिल्ली में है, ठीक है। एंड करोल बाग के पास में यही थिंग होगा फिर तो, है ना। तो सॉइल की अगर बात करेंगे तो सॉइल जो है हमने पढ़ी थी, एलुवियल सॉइल 40% है हमारे, जो पूरा जोग्राफिक डिवीजन है हमारे इंडिया का, उसमें सबसे ज़्यादा सॉइल पाई जाती है, दैट इज़ एलुवियल, जिसको जलोढ़ बोलते हैं, ठीक है। न्यू एलुवियल और ओल्ड एलुवियल में इसको क्लासीफाई करते हैं। नई वाली होती है खादर, पुरानी वाली होती है भांगर, जिसको बोलते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद रेड सॉइल आती है, जो कि रफली आपकी 18% है। एंड इट इज़ फाउंड इन दी, जहाँ पर रेन डेफिसिट रीजन्स होते हैं, जहाँ पर रेनफॉल उतनी नहीं होती। रेड कलर क्यों होता है उसका? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड, ठीक है। एंड इट इज़ फाउंड, जैसे मैंने बताया, रेन डेफिसिट एरियाज़ हो गया, पीडमॉन्ट जोन हो गया वेस्टर्न घाट का, वहाँ पे। ब्लैक सॉइल उससे थोड़ी सी कम है, 15%, और उसके बारे में पहले ही सब डिस्कस कर चुके हैं। कॉटन के लिए बेस्ट सूटेबल है, इम्परमेबल है, एंड सेल्फ फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें। एंड उसको रेगर के नाम से जानते हैं। एंड लैटेराइट सॉइल है हमारी आखिरी, जिसको हम ब्रिक सॉइल के नाम से जानते हैं। ब्रिक्स उससे बनाई जाती हैं, और ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वो लीचिंग के प्रोसेस से बनती है। लीचिंग यानी निच्छालन जिसको बोलते हैं, जिसमें होता ये है कि आफ्टर अ हैवी शावर जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं लाइक सिलिका हुआ है तो वॉश अवे हो जाते हैं, या तो वो अंडरग्राउंड पर्कुलेट हो जाते हैं। तो दैट इज़ लीच्ड सॉइल, जिसको कि हम लैटेराइट सॉइल बोलते हैं, जो कि कैशिव नट और कॉफ़ी हो गया और टी हो गया, इससे कल्टिवेशन के लिए बहुत सूटेबल मानी जाती है। जैसे आपको पता है केरला में भी टी, वेस्टर्न घाट्स में भी टी उगाई जाती है। टी तो आपकी, अगर हम बात करें जो नॉर्थ ईस्ट इलाके हैं वहाँ पे उगाई जाती है, प्लस साथ ही साथ, ठीक है, साथ ही साथ आपका वेस्टर्न घाट में। आपको पता होना चाहिए कि इस पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट टी ग्रोइंग रीजन जो है वो आपका वेस्टर्न घाट में ही है, राइट। देन बाकी भी होती है हमारी, जैसे एरिड सॉइल होती है, जो कि बहुत ही रेन डेफिसिट एरियाज़ जहाँ पे होते हैं, जो रेन डेफिसिट एरियाज़ हैं और जहाँ पर रेट ऑफ इवापोरेशन बहुत ज़्यादा हाई होता है, वहाँ पर एरिड सॉइल देखने को मिलती है, ठीक है। एंड मार्शी और स्वैम्पी जो सॉइल होती है वो आपको कोस्टल एरियाज़ में देखने को मिलेगी। तो ना सॉइल की अगर हम बात करें तो इसको डिफरेंट होराइजन्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारा, आपको ये आर वगैरह नहीं याद करना, आपको C, B, A और O बस याद रखना है। C स्टैंड्स फॉर दिस पेरेंट रॉक, जिससे कि हमारी सॉइल बनती है, पेरेंटली वेदर्ड रॉक है ये, ठीक है। एंड कमेंट करके मुझे जल्दी से बताइए, ये वेदरिंग जो होता है ये एक एक्स सितु प्रोसेस होता है, एन सितु प्रोसेस होता है, ठीक है। टूटती है, देन सब सॉइल बनती है, देन टॉप सॉइल बनती है, एंड देन कुछ सॉइल में हमें ऑर्गेनिक लेयर भी देखने को मिलती है। ये ऑर्गेनिक लेयर बनी होती है ह्यूमस की, ठीक है, जो कि ऑर्गेनिक कंटेंट है। ह्यूमस क्या होता है? डार्क कलर्ड एमॉर्फस सॉलिड कंपाउंड विच इज़ कोलॉइडल इन नेचर,
ये होता है। और हमारी जो मोस्टली इंडियन सॉइल्स होती हैं वो डेफिसिट होती हैं इसमें। किस किस न्यूट्रिएंट में डेफिसिट होती हैं? तो नाइट्रोजन डेफिसिट होती हैं, यूजुअली फॉस्फोरस भी डेफिसिट होता है इंडियन सॉइल में, और ह्यूमस यानी ऑर्गेनिक मैटर तो होता ही होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। एंड ये बताइए कि जो मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं सॉइल के लिए वो क्या क्या होते हैं? जैसे NPK होता है, ठीक है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम। CH होता O होता है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। और एक और पेयर मैंने बताया था, वो बताइए। वेदरिंग एक इन सितु प्रोसेस होता है जहाँ पर जो रॉक होती है अपने ओरिजिनल प्लेस पे वो क्या होती है, टूट जाती है। डिफरेंट तरह की होती है, फिजिकल वेदरिंग होती है, देन आपकी केमिकल वेदरिंग होती है, ठीक है, इसी को आप मैकेनिकल वेदरिंग भी बोल सकते हो, फिजिकल वेदरिंग जो भी, ठीक है, केमिकल, एंड होती है आपकी बायोलॉजिकल वेदरिंग। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, डिफरेंट टाइप की वेदरिंग होती है, ठीक है। एंड वेदरिंग इज़ नॉट अ प्री रिक्वेजिट फॉर मास मूवमेंट। ये कीवर्ड, ये लाइन ध्यान रखेंगे कि जो मास मूवमेंट होता है उसके लिए वेदरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ग्रेविटी जो होती है वो एड करती है मास मूवमेंट को। मास मूवमेंट क्या चीज़ होती है? जैसे कि आपने सुना होगा लैंडस्लाइड। ब्रेकिंग न्यूज़, योगी आदित्यनाथ जी ने देर से आने वाले टीचरों के खिलाफ बुलडोज़र कार्रवाई का निर्देश दिया है। अच्छा अच्छा अच्छा, जो होती है वो हिंदी में ही पढ़ो सर। हाँ पढ़ रहे हैं भी, रुक जाओ, ठीक है। तो जैसे आपने सुना होगा लैंडस्लाइड होता है, ठीक है, एवलांच होता है, जो माउंटेनियस इलाके होते हैं जहाँ बर्फ़ का एक तरफ से पहाड़ से गिरता है, ठीक है, तो उसको एवलांच बोलते हैं। तो ये सारे मास मूवमेंट्स होते हैं। मास मूवमेंट में दो तरह के होते हैं, स्लो, रैपिड। स्लो में आता है आपका, मैं लिख देता हूँ, क्यों? क्योंकि अब चेंज हो रहा है वेंडर, तो ना चेंज हो जाए तुम्हारा टेंडर। तो बेटा सब कुछ पढ़ लो, नहीं तो नहीं डाउनलोड कर पाओगे तुम टेंडर, ठीक है। तो मास मूवमेंट स्लो एंड रैपिड। तो स्लो दो तरह का होता है, एक होता है क्रीप, ठीक। क्रीप धीरे 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 क्या हो रही है, रेंग रही है सॉइल, दैट इज कॉल्ड एज क्रीप, ठीक है। एंड सॉलिफ्लक्शन, ठीक है। रैपिड की अगर बात करेंगे तो इसमें आपका रैपिड में आ जाएगा अर्थ फ्लो, मड फ्लो, लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड तो भयंकर रैपिड होता है, ये बहुत ही ज़्यादा रैपिड होता है, अर्थ फ्लो और मड फ्लो से भी ज़्यादा रैपिड होता है ये, ठीक है, ध्यान रहेगा तो चीज़। तो सॉइल को कौन इफेक्ट नहीं करेगा? क्लाइमेट करता है, ठीक है। क्लाइमेट क्या होता है? वेदर और क्लाइमेट में क्या अंतर होता है? मौसम और जलवायु में क्या अंतर होता है? तो जो क्लाइमेट होता है, हम बोलते हैं किसी जगह की जलवायु ऐसी है, जलवायु ऐसी है, दैट डजंट मीन कि आज का वेदर की बात हो रही है ना, इन जनरल बात हो रही है कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल कि राजस्थान इज़ अ ड्राई एरिया, दैट डजंट मीन कि भाई अब जैसे वहाँ पे हो सकता है आज बारिश हो रही है राजस्थान में, तो हम बोल रहे हैं उसका जो क्लाइमेट है वो ड्राई है। क्लाइमेट मतलब इन जनरल हमने 30 साल का जो डेटा लिया, 30 ईयर्स का जो डेटा लिया, उसके बेसिस पे हम ये चीज़ बोल रहे हैं, ठीक है। पेरेंट मटेरियल से जो सॉयल होता है उसका टेक्सचर वगैरह निर्धारित होता है। टेक्सचर इन द सेंस कि जैसे रेड सॉयल रेड है, क्यों? क्योंकि वो जिस रॉक से बनी है पेरेंट रॉक है। पेरेंट रॉक कहाँ पर है? ये देखिए, सी सब जो सी होराइजन है, देन बी में सब सॉयल है, देन ए में टॉप सॉयल, और उसके ऊपर एक लेयर है ऑर्गेनिक लेयर की, ठीक है। तो टेक्सचर डिटरमाइन होता है कि वो रेड होगी कैसी होगी, ठीक है, तो पेरेंट मटेरियल डिसाइड करेगा, ठीक है। और लैंडस्लाइड से सॉयल का फॉर्मेशन डिसाइड नहीं होता है, टोपोग्राफी डिसाइड करेगी। व्हाट इज टोपोग्राफी? टोपोग्राफी इज नथिंग बट रिलीफ फीचर्स, आप बोल सकते हैं। रिलीफ फीचर्स कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल माउंटेन है, तो आपको नहीं लगता ये अफेक्ट करेगा फॉर्मेशन ऑफ सॉइल को, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल को अफेक्ट करेगा। या फिर प्लाटिव है या प्लेन एरिया है, तो वो फैक्टर अफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। एक और फैक्टर होता है जो आपको पता होना चाहिए, एंड दैट इज टाइम। टाइम जो होता है ना, ये सॉइल की थिकनेस को डिटरमाइन करता है, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम होगा, जितना ज़्यादा टाइम बाद बात करेंगे, तो वो सॉइल की थिकनेस उतनी ही ज़्यादा होगी। तो क्लाइमेट, पेरेंट मटेरियल, टोपोग्राफी, या फिर वही रिलीफ फीचर है, एंड टाइम, ये चार फैक्टर्स जो होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं दी फॉर्मेशन ऑफ सॉइल को, ठीक है। लैंडस्लाइड इज़ नॉट अ फैक्टर, ठीक है। आगे बढ़ें, अभी और कुछ तो नहीं है यहाँ पे, चलो आगे बढ़ते हैं। What is the name of the geographic feature that serves as a boundary between Europe and Africa? तो कौन सी स्टेट है जो सत्तू दबा के पिया जा रहा? टाइम थिकनेस में 80% न्यू वेंडर NTA है। अच्छा NTA है क्या?
सर आपसे पढ़ने में अच्छा लगता है, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हिंदी में भी पढ़ाओ। साहिल जी यार मैं कोशिश तो करता हूँ हिंदी में भी पढ़ाने की, से हिंदी में भी क्वेश्चन है, लेकिन खैर कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि कौन सी स्टेट है जो यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है। बॉस्फोरस स्टेट है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टार है, दार्दनलेस स्टेट है, या फिर मलक्का स्टेट है। कौन सी स्टेट है जो जो आपका बाउंड्री डिटरमाइन करती है यूरोप और अफ्रीका में, ठीक है। किसकी बात हो रही है, यूरोप और अफ्रीका। आ जाओ जल्दी से यहाँ पे। तो सबसे पहले कौन से, कहाँ से स्टार्ट करना चाहेंगे आप, कहाँ से स्टार्ट करना चाहेंगे? यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इंडिया के पास से। दिस इज़ स्टेट ऑफ मलक्का। ये कौन सी स्टेट है, ये ज़रा बताइए। स्टेट ऑफ मलक्का की अगर बात करेंगे किसको अलग करता है, देखो स्टेट होता क्या है, जल डमरू मध्य होता है, डमरू मध्य होता है। डमरू कैसा होता है, डमरू ऐसा होता है कि नहीं होता है, कड़कड़ कड़कड़ बोलता है कि नहीं। तो डमरू जो होता है थोड़ा सा आर ग्लास की तरह होता है, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये इस तरह से नैरो कुछ है जो दो चीज़ों को कनेक्ट कर रहा है कि नहीं है। तो स्टेट उसी तरह से क्या करता है, ये दो लैंड मासेस को अलग करता है, सेपरेट करता है, ठीक है, सेपरेट करता है, और दो जो वाटर बॉडीज़ होती हैं उनको जोड़ने का काम करता है, ठीक है। दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करने का काम करता है ये, ठीक है। कौन, जो स्टेट होता है। अब ये जो स्टेट ऑफ मलक्का आप देख रहे हैं, ठीक है, दिस इज़ योर स्टेट ऑफ मलक्का। ये किसको जोड़ रहा है, ये आपका जोड़ रहा है अंडमान सी को, एंड ये अंडमान सी है आपका, ठीक है, ये अंडमान सी है को साउथ चाइना सी से, साउथ चाइना सी से जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। ठीक है, स्टेट ऑफ मलक्का। देन ये है स्टेट ऑफ हॉर्मूज, एंड ये है बाबल मानदेव स्टेट। स्टेट ऑफ जो हॉर्मूज है, दिस इज योर व्हाट, गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है, गल्फ ऑफ ओमान, और ये है आपकी पर्शियन गल्फ। तो गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करने का काम कर रहा है स्टेट ऑफ हॉर्मूज। बात अगर करें बाबल मानदेव की, तो बाबल मानदेव किसको जोड़ रहा है, तो दिस इज योर गल्फ ऑफ एडन, ठीक है, सॉरी क्या बोल, ये आपका गल्फ ऑफ एडन हो जाएगा, ठीक है, गल्फ ऑफ एडन, एंड ये है आपका रेड सी, ठीक है, दिस इज योर रेड सी, दिस इज योर गल्फ ऑफ एडन, ठीक है। तो रेड सी है ये, और ये गल्फ ऑफ एडन, इनको कनेक्ट करने का काम कर रहा है कौन, बाबल मानदेव, ठीक है। बाबल मानदेव को ही हम कभी कभी गेटवे ऑफ टीयर्स के नाम से बोल देते हैं, आंसुओं का द्वार, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है पायरेट्स वगैरह बहुत रहते हैं, ठीक है, तो खतरा रहता है, आंसू निकाल देंगे आपके ये, तो इसलिए गेटवे ऑफ टीयर्स बोलते हैं। ये सुएज कैनाल है, सुएज कैनाल आपका जोड़ता है मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर को रेड सी से। मेडिटेरेनियन सी की जब हम चर्चा करते हैं तो इसमें हम क्या क्या चीज़ें चर्चा करते हैं, तो एक तो चीज़ ये है कि जो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है वो कैसा होता है, यहाँ पर समर ड्राई होती है, विंटर से बारिश होती है, यहीं से ही जेट स्ट्रीम आती हैं निकलती हैं जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को लेके आती हैं और नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बारिश करती हैं, जो कि राबी की फसलों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। राजस्थान में उनको मावट के नाम से जानते हैं। क्या मैंने आपको इसके बारे में बताया होगा, आई थिंक बता दिया होगा, ठीक है। तो ये जो विंटर्स में रेनफॉल होती है क्यों होती है, एंड यहाँ का जो कोएप्पन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन होता है दैट वुड बी, बताओ क्या होगा कोएप्पन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, वार्म टेम्परेट में है और समर ड्राई है, ये मैंने बता दिया। अब तो इतना बता ही सकते हो आप, ये जो रीजन है ना, ये सिट्रस फ्रूट्स के लिए फेमस है, सिट्रस जो फ्रूट्स इंडस्ट्री है उसके लिए काफ़ी फेमस है ये वाला रीजन। तो ये है कैपिटल सी स्मॉल एस, क्योंकि वार्म टेम्परेट में, वार्म टेम्परेट क्यों, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो यहाँ से पास हो रही है, तो ये वार्म टेम्परेट होगा ये, ठीक है, एंड समर ड्राई है। ऑल राइट, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जिस स्टेट की ये बात कर रहा है ना, क्वेश्चन बोल रहा है कि अफ्रीका और यूरोप को कौन अलग करता है, तो यहाँ पर एक स्टेट है, दिस स्टेट इज़ कॉल्ड एज जिब्राल्टार, ठीक है, इसको जिब्राल्टार बोलते हैं। अब हमने पढ़ा है कि दो लैंड मासेस को अलग किया जाता है स्टेट के द्वारा और दो वाटर बॉडीज़ को जोड़ा जाता है। तो दो लैंड मासेस कौन से जिनको अलग किया जा रहा है, एक तो ये यूरोप है और ये अफ्रीका है। तो यूरोप और अफ्रीका अलग हो रहे हैं, एंड दिस इज़ योर अटलांटिक ओशन एंड दिस इज़ मेडिटेरेनियन सी। तो अटलांटिक को मेडिटेरेनियन से जोड़ रहा है और अफ्रीका को यूरोप से अलग कर रहा है जिब्राल्टार। यहाँ जो मैंने आपसे पूछा था, दिस इज़ योर पाक स्टेट, पाक जलडमरूमत, ये इंडिया को श्रीलंका से अलग कर रहा है, जोड़ रहा है बे अंडमान, ये अरेबियन सी को बे ऑफ बंगाल से, ठीक है। ये है पनामा कैनाल, पनामा कैनाल को अगर हम देखें तो ये अटलांटिक ओशन है,
ठीक है, अटलांटिक ओशन है, और ये है आपका पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, जो कि सबसे बड़ा ओशन है पैसिफिक, है ना। पैसिफिक से आप क्या क्या रिकॉल कर सकते हैं, सबसे बड़ा है, सबसे गहरा है, सबसे डीप है, ठीक है। एंड जो पैसिफिक प्लेट है, हमें पता है कि जो हमारी मेजर प्लेट होती है, मेजर टेक्टोनिक प्लेट कितनी है, 7 हैं, 7, तो उसमें से सबसे बड़ी हमारी पैसिफिक ही है। सबसे छोटी कौन सी है, जुआन दे फूका, ठीक है। और अटलांटिक ओशन में यहाँ पर कौन सा है, बॉर्डरलेस सी जिसको बोलते हैं। अटलांटिक ओशन आपका इंटेंडेड कोस्ट लाइन है इसकी, ये सबसे बिजिएस्ट ओशन है। यहीं इसके बीचों बीच मिड अटलांटिक रिज देखने को मिलती है, जो कि पूरा वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट लैंडफॉर्म है हमारी पूरी अर्थ में, मिड अटलांटिक रिज। ये एक तरह का क्या है, ये एक तरह का डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे बना हुआ रिज है। मिड ओशनिक जो रिज होती है वो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में बनती है। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री कैसी होती है, कंस्ट्रक्टिव नेचर की होती है, जहाँ क्रस्ट कंस्ट्रक्ट होता है। किसने सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी दी थी, हैरी ओ हेस ने दी थी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी 1912 में अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी। 1930 में आर्थर होम्स ने कॉन्वेक्शन करंट थ्योरी दी थी। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देन ये जो है हमारा, ये जो मैंने ड्रॉ किया, दिस इज योर बॉर्डरलेस सी, जिसको कि हम सरगैसो सी के नाम से भी जानते हैं, सरगैसो सी, बॉर्डरलेस सी, क्लियर। हाँ, और भी हैं, जैसे कि पहला वाला बॉस्फोरस स्टेट, तो वो भी बता देते हैं। यहाँ पर ये वाला जो रीजन आपको दिख रहा है जहाँ टर्किश स्टेट लिखा हुआ है, एक्चुअल में तुर्की में ये बॉस्फोरस की अगर बात करेंगे तो ये सी ऑफ मरमरा सी ऑफ मरमरा को ब्लैक सी से अलग करता है, ठीक है, सी ऑफ मरमरा एंड ब्लैक सी। एंड अगर हम पूछो ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव को कौन अलग करता है, ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव को, तो ध्यान रखना ये कर्च स्टेट करती है, कर्च स्टेट करती है, जिसके जहाँ पर आपका ये रशिया यूरोपियन के बीच में ये युद्ध वगैरह चल रहा है। तो आंसर स्टेट ऑफ जिब्राल्टार हो जाएगा। मलक्का बता दिया, दार्दनलेस यहाँ पे आपका, दार्दनलेस यहाँ पर आपका स्टेट दार्दनलेस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। हाँ, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट छूट ही गई, यहाँ पर है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये अलास्का है, ये अलास्का है, और वो ये दुनिया गोल है भाई, ठीक है। तो दुनिया गोल है, तो ये जो पार्ट यहाँ दिख रहा है वो यहाँ से फिर ये वाला रशिया वाला शुरू हो जाएगा, नहीं कि ये वाला पार्ट और इस वाले पार्ट के बीच कोई ज़्यादा अंतर नहीं, बस ये एक चीज़ है, ये एक स्ट्रेट है, स्ट्रेट इज़ अ नैरो वाटर बॉडी, ठीक है, विच सेपरेट्स टू लैंड मासेस एंड ज्वाइंस टू वाटर बॉडीज़। तो आप ध्यान से देखिए, ये एक स्टेट ही बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसके बाद जस्ट ये शुरू है, पहले तो अलास्का रशिया का ही पार्ट हुआ करता था, तो ये रशिया है, ठीक है, ये रशिया है, और उधर साइड क्या है, यूएसए है। तो ये जो बेरिंग स्टेट है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो बेरिंग स्टेट है, बेरिंग जल डमरू मध्य है, ये किन दो डमरुओं को अलग करता है, तो ये है एक डमरू अपना यूएसए रशिया, ठीक है, रशिया, एंड एक डमरू है हमारा यूएसए। एंड ये किसको जोड़ रहा है, किन दो ओशंस को जोड़ रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो ये सबसे बड़े ओशन पैसिफिक को जोड़ रहा है, एंड सबसे छोटे वाले को दैट इज़ आर्कटिक को जोड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये नीचे आपका पैसिफिक है और ऊपर आर्कटिक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। द जॉग फॉल्स, वन ऑफ द हाईएस्ट वाटरफॉल्स इन इंडिया, इज द कैटरेक्ट ऑफ द विच रिवर। भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से जॉग जलप्रपात किस नदी का झरना है, ये आपसे पूछ रहा है। नर्मदा, तुंगभद्रा, शरावती या फिर कावेरी। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये जो आपको दिख रही है कंपटी, देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन दो तरह से बनेगा। मेन क्वेश्चन है वो रिवर किस रिवर पे लोकेटेड है, दूसरा क्वेश्चन जो बनेगा दैट इज़ कि किस स्टेट में है। कुछ वाटरफॉल को लेके सिर्फ आपको स्टेट पता होना चाहिए, उनमें रिवर का नाम बिल्कुल नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है, ऑलराइट। तो हाँ जी, तो जो कंपटी और ये जो सहस धारा है, ठीक है, ये आपका उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में। ये रिवर आपको याद नहीं रखनी है यहाँ पर, ये आपका बहुत ही पास में है। कंपटी वाला जो है टिहरी, जो हमारा डैम है ना, उसके काफ़ी पास में है। और जो टिहरी डैम है वो किस रिवर पे है, भागीरथी रिवर पे है, ठीक है। नहीं होगा तो कल हम डैम्स का एक क्वेश्चन रख लेंगे और डैम्स भी वहाँ से पूरा ख़त्म कर लेंगे। तो भाई जो भी टॉपिक आपको लगता है कि ये नहीं हुआ है हमारा, ठीक है, अभी तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं जब आपकी क्लास रिकॉर्डेड सेक्शन में रिकॉर्डेड हो जाती है, ठीक है। अभी तो मुझे कमेंट ऐसे मेरी आँख नहीं है उस पर कि भाई मैं कमेंट ही आपके पढ़ रहा हूँ, तो इसलिए जब रिकॉर्डेड जाती है तो प्लीज़ बता दिया करिए, ठीक है। चूलिया, चा से चंबल, चा से चूलिया, ठीक है, और चा से च्यवनप्राश, ठीक है। तो चूलिया आपका कहाँ पड़ता है, ये राजस्थान में है, इट इज़ इन दी, वैसे तो बॉर्डर में है लेकिन राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। एंड देन धुआंधार और कपिलधार, ये दोनों कहाँ पर हैं, ये दोनों नर्मदा में हैं। कपिलधार और धुआंधार, दोनों धार कहाँ पर हैं, ये यहीं पर हैं। धुआंधार क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जब गिरती है जैसे सीरीज़ ऑफ स्टेप से गिरती है, ऐसे 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 ऐसे। अच्छा, इस तरह की वाटरफॉल को क्या बोलते हैं, जो ऐसे सीरीज़ ऑफ स्टेप से गिरती है इस तरह से, तो उसको बोलते हैं
कास्केड वाटरफॉल, ध्यान रखिएगा, कास्केड। तो ऐसा लगता है धुआं सा उड़ रहा हो, तो धुआंधार इसका नाम है, ठीक है। देन यहाँ पर आइए आप वेस्टर्न, यहाँ पर वेस्टर्न कोस्ट में, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दूध सागर वाटरफॉल। इसमें आपको ध्यान रखना है ये जो मंडोवी रिवर है इस पे सिचुएटेड है दूध सागर। देन जो जॉग है जिसको हम गेरसोप्पा के नाम से भी जानते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज गेरसोप्पा वाटरफॉल ऑल्सो, ठीक है। और जॉग की अगर बात करेंगे तो ये है आपका शरावती रिवर पे, शरावती। यहीं पे आपको देखने को मिलेगा कुंचिकल, विच इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया। सेकेंड हाईएस्ट है जॉग, ध्यान रखिएगा, जो जॉग गरसप्पा है ये सेकेंड हाईएस्ट है, कुंचिकल हाईएस्ट है। कुंचिकल आपका वराही रिवर पे लोकेटेड है, ठीक है। अतिरापल्ली वाटरफॉल ये आपका केरला में है, ठीक है, बस ये ना स्टेट का नाम यहाँ पर याद रखना है। डुडमा जो है आपका, ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और डुडमा के साथ साथ डुडमा और जो ये आपका बारे पानी है, कहाँ है, उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में है बारे पानी और डुडमा। देन हुंड्रू की अगर बात करेंगे तो ये स्वर्ण रेखा रिवर पे है झारखंड में, स्वर्ण रेखा, ये ध्यान रखेंगे इस रिवर का नाम, ऑलराइट। नौलीकल ये मेघालय में, और एलिफेंटा ये दोनों वाटरफॉल अभी कहाँ पर है, मेघालय में। तो इनके सिर्फ आपको स्टेट याद करने हैं और जिसके रिवर का नाम याद रखने हैं तो मैंने आपको बता दी है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, जॉग फॉल की बात हो रही है, कावेरी रिवर नहीं शरावती पे होगा, ऑप्शन नंबर सी। और किस स्टेट में है, स्टेट है आपका कर्नाटक, ठीक है। और तुंगभद्रा किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, कमेंट करके बताइए। नर्मदा रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है, कावेरी का रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है। तो तुंगभद्रा भीम तू मौसी को घाट पे लेके जा, तो इस तरह से हमने याद किया था, कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और तुंगभद्रा के बैंक्स पे ही जो विजयनगर की जो कैपिटल थी हम्पी, वो सिचुएटेड थी। नर्मदा अमरकंटक प्लेटिव से निकलती है जो कि रेडियल ड्रेनेज पैटर्न दिखाता है, एंड यहाँ से सोन रिवर भी निकलती है अमरकंटक से, ठीक है। देन अगर बात करेंगे कावेरी की, तो ये ताल कावेरी करके जगह पड़ती है, कोगाडू डिस्ट्रिक्ट पड़ती है कर्नाटक में, वहाँ से निकलती है। वहाँ की जो ब्रह्मगिरी हिल्स हैं, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से, ब्रह्मगिरी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फोर्थ, एंड दैट इज द डैश इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द यूके दैट पार्टीशन ब्रिटिश इंडिया इनटू टू इंडिपेंडेंट डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1947। तो कौन सा एक्ट है जिसने कि इंडियन ब्रिटिश इंडिया को दो सेपरेट डोमिनियंस में डिवाइड किया था, इंडिया एंड पाकिस्तान, 1947 में। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, या फिर रॉलेट एक्ट। यस, बिल्कुल सही। आप इस तरह से रिकॉल जो किया आपने कावेरी की ट्रिब्यूटरीज़ कि भाई जिन रिवर्स के नाम एंड होते हैं नी या ती से, वो कावेरी की ट्रिब्यूटरीज है। भवानी, काबिनी, हेमवती, अमरावती, लेकिन इंद्रवती नहीं है, वो किसकी है, वो गोदावरी की है, ठीक है। शिमसा, ये है आपकी कावेरी की ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा दैट वुड बी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, ठीक है, जिसके तहत डिवाइड किया गया था इंडियन पूरे डोमेन को इंडिया और पाकिस्तान में। वैसे तो इसकी जो फाउंडेशन ले करी थी वो करी थी माउंट बैटन प्लान ने, ठीक है। जो माउंट बैटन प्लान है, जिसको पार्टीशन प्लान के नाम से भी जानते हैं, जिसको कि माउंट बैटन लाया था, लुइस माउंट बैटन। और हाँ, लुइस से पता नहीं क्यों मुझे अपने इंग्लिश वाली मैम की याद आ गई यार, ठीक है, उनका नाम था ज्योत्सना लुइस और लड़कियों ने चिढ़ाते थे, ऐसे तो थी बहुत सीधी सादी मैडम, लेकिन खैर। तो माउंट बैटन जो है, माउंट बैटन पार्टीशन प्लान लेके आया था 1947 में। और ये माउंट बैटन था कौन, ही वॉज द लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ, पहला कौन था, विलियम बेंटिक था। और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, अगर पूछेगा आपसे, वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा, ध्यान रखना, सी राजगोपालाचारी। जब इंडिया आज़ाद हो गया था तो उसके बाद इनको बनाया गया था, एंड ही वॉज द फर्स्ट एंड द लास्ट इंडियन टू होल्ड दिस पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल, बिकॉज इसके बाद इस पोस्ट को ही ख़त्म कर दिया गया था, ठीक है। अच्छा, सी राजगोपालाचारी ने ही CR फार्मूला दिया था मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में सुलह कराने के लिए 1944 में, ठीक है, ध्यान रखना, CR फार्मूला। देन ठीक है, देसाई लियाकत पैक्ट भी आया था सुलह कराने के लिए। वेवेल प्लान भी आया था 1945 में, जिसको लेके शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी 1945 में, लेकिन सब फेल हो गए थे, ठीक। देन अगर बात करेंगे इसी एक्ट से ही एक चीज़ याद रखिएगा कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोजीशन है उसको भी ख़त्म किया गया था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, क्योंकि अगर आपको याद हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
1858 का था, 1858 का, जिसको क्वींस प्रोक्लेमेशन बोलते हैं, वहाँ से पोस्ट को क्रिएट किया गया था। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश किया गया था, प्लस डुअल गवर्नमेंट जो डुअल कंट्रोल चल रहा था उसको ख़त्म किया गया था, जो बोर्ड ऑफ गवर्नर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इसी एक्ट से ख़त्म किया गया था। देन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोजीशन क्रिएट की गई थी एंड 15 मेंबर्स की काउंसिल दी गई थी उसको असिस्ट करने के लिए। तो ये सब जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाला पोजीशन है इसको ख़त्म किया गया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट से। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। रॉलेट एक्ट की अगर बात करेंगे तो इसको ब्लैक एक्ट बोला था गांधी जी ने। एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरीज क्राइम्स एक्ट के नाम से जानते हैं। 1919 में आया था, 1919 में आया था। और इस एक्ट में क्या था, इस एक्ट ने एक तरह से हेबियस कॉर्पस की जो रेट होती है विच प्रोवाइड्स फॉर दी अनलॉफुल डिटेंशन, कि भाई अनलॉफुल डिटेंशन किसी का नहीं होना चाहिए, यानी एक तरह से लोगों की बेसिक लिबर्टी को प्रिजर्व करता है, उसको एक तरह से ख़त्म कर दिया गया था कि कभी भी आपको धरा जा सकता है बिना चार्जेस के, और 2 साल के लिए आपको जेल में डाला जा सकता है, और बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील के। दैट वाज रॉलेट एक्ट, दैट वाज अ ब्लैक एक्ट एज सेड बाय गांधी जी। 1919 में आया था एंड इट सॉट टू सस्पेंड दी पर्सनल लिबर्टी और इट सॉट टू सस्पेंड दी रेट ऑफ हेबियस कॉर्पस। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। सिडनी रॉलेट ने क्योंकि इसको फॉर्मुलेट किया था तो इसको रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। और इसी के चलते ही क्या हुआ था, इसी के चलते ही सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की अरेस्ट हुई थी, जिसको प्रोटेस्ट करने के लिए लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। और देन जलियांवाला बाग मैसेकर हो गया था, जहाँ पर क्योंकि एक्चुअल में रॉलेट सत्याग्रह ऑर्गेनाइज़ किया था इस एक्ट के खिलाफ गांधी जी ने, ठीक है। गांधी जी ने इसको एक्चुअल में, ये भी जो है ना रॉलेट एक्ट, ये जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी, वर्ल्ड वॉर 1 की अगर बात करेंगे तो 1914 से लेकर 18 के बीच में चली। उस टाइम पे एक डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ था इंडियंस को सप्रेस करने के लिए। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 की, कोई भी फॉरेनर आएगा तो उसको तुरंत डिपोर्ट कर देंगे, बाहर भेज देंगे एकदम, सो दैट वो भड़का ना सके इंडियंस को। तो ये जो एक्ट आया था 1915 में, और इट वॉज ऑल्सो मेनली ब्रॉट टू सप्रेस दी गदराइट्स। तो जो गदराइट्स थे, ठीक है, जो गदर मूवमेंट के फाउंडर वगैरह थे, उनको भी सप्रेस करने के लिए लाया गया था। तो ये था एक वॉर टाइम एक्ट, यानी कि वॉर के समय बस रहना था, लेकिन उसी का एक परमानेंट रिप्लेसमेंट था ये रॉलेट एक्ट, ध्यान रखिएगा। तो रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी ने ऑर्गेनाइज़ किया, विच वॉज उनका पहला एक तरह से मास लेवल पर सत्याग्रह, उनका पहला इंडिया में रॉलेट सत्याग्रह ही था, ठीक है। चीज़ ध्यान रखना, भले चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में, लेकिन इट वॉज कन्फाइंड टू द चंपारण रीजन ऑफ बिहार एंड इट वॉज नॉट एन ऑल इंडिया टाइप, ठीक है। तो इन लोगों की अरेस्ट को प्रोटेस्ट करने के लिए और बैसाखी को सेलिब्रेट करने के लिए लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 का वो दिन था जहाँ पर जनरल रेगिनाल्ड डायर ने, ठीक है, जनरल रेगिनाल्ड डायर ने निर्देश दे दिए थे लोगों पे गोली चलाने के, ठीक है। एंड जो ओनली एग्जिट था उसको बंद कर दिया, काफ़ी लोग की डेथ हुई। और उसी के बाद ही क्या हुआ था, गांधी जी ने अपना जो उपाधियाँ वगैरह हैं, जैसे कि कैसर हिंद का जो उनको टाइटल मिला था बोर वॉर के समय, ठीक है, कैसर हिंद का जो टाइटल मिला था बोर वॉर के समय, बोर वॉर उन्होंने जो साउथ अफ्रीका में लड़े थे, तो उसको वापस लौटा दिया, ठीक है। एंड साथ ही साथ जो नाइटहुड की उपाधि है उसको भी वापस कर दिया। नाइटहुड किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, इसको वापस किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, और इसको वापस किया था गांधी जी ने, ठीक। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है रॉलेट एक्ट के संबंध में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अभी। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द जोनल काउंसिल, तो जोनल काउंसिल का चेयरमैन कौन होता है ये आपको बताना है। और ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो उधम सिंह हैं उन्होंने मारा था किसको, डायर को, रेगिनाल्ड डायर को नहीं, माइकल ओडायर को। एंड माइकल ओडायर भी लाइक मुझे क्यों तोड़ा, तो उधम सिंह ने बोला इसलिए तोड़ा तेरे को क्योंकि तूने जब रेगिनाल्ड डायर ने जब यह काम किया था, हरकत करी थी, तो तू भी वहीं पे इंडिया में था और तूने इसकी करतूत की प्रशंसा करी थी, यू प्रेज्ड हिम, तो इसलिए वो तो रहा नहीं, तो उसका जो है बदला अब तुम्हीं से लिया जाएगा। तो माइकल ओ डायर को मारा था उधम सिंह ने। क्या नाम रख के गए थे, तो नाम ध्यान रखना, राम मोहम्मद सिंह आज़ाद, ये नाम रखा था उन्होंने, राम मोहम्मद सिंह आज़ाद, ये उन्होंने नाम रखा था, ठीक है। वो हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द जोनल काउंसिल, क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन है, कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, एनी मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक, या फिर चीफ मिनिस्टर। जोनल काउंसिल की यहाँ पर बात हो रही है। तो जोनल काउंसिल की अगर बात करेंगे तो एक कमेंट में आपको जल्दी से बताना है एक कौन से आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है जोनल काउंसिल। ध्यान रखना जो जोनल काउंसिल है किसी भी आर्टिकल में मेंशन नहीं है, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी कि इसको एक्ट के थ्रू क्रिएट किया गया है, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। वो कौन सा एक्ट है,
एक्ट है स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956, जिसके तहत 5 जोनल काउंसिल्स को क्रिएट किया गया है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट एंड सेंटर। तो ये 5 जोनल काउंसिल को क्रिएट किया गया है इस एक्ट से। जो नॉर्थ ईस्ट की जोनल काउंसिल है उसको एक अलग एक्ट से क्रिएट किया गया है, रिमेंबर दिस। इसको क्रिएट किया गया 1971 1971 में, जो जोनल काउंसिल एक एक्ट लाया गया था उसके थ्रू इसको इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। तो जोनल काउंसिल का जो हेड होता है वो होम मिनिस्टर होता है, ठीक है, जो गृह मंत्री होते हैं। प्राइम मिनिस्टर की जब हम बात करते हैं तो ये इंटर स्टेट काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं। ही इज़ द हेड ऑफ और द चेयरमैन ऑफ इंटर, लिख ही देते हैं पूरा, नहीं तुम बोलोगे लो सर लिख नहीं रहे, इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल की अगर बात करेंगे तो ये ज़रूर कॉन्स्टिट्यूशनल है, बिकॉज आर्टिकल नंबर 263 प्रोवाइड्स इट्स फॉर्मुलेशन। वैसे तो इसको जब सबसे पहली बार स्टैब्लिश किया गया था, सेटअप किया गया था 1990 में, तो वो सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशंस पे किया गया था। सरकारिया कमीशन की बात करेंगे तो ये कमीशन 1983 में 1983 में बना था विद रिस्पेक्ट टू दी सेंटर स्टेट रिलेशंस, ठीक है। सेंटर स्टेट रिलेशंस को देखने के लिए इस पर्टिकुलर कमीशन का गठन किया गया था 1983 में, रिमेंबर दिस, ऑलराइट। तो होम मिनिस्टर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और थोड़ी सी इंटर स्टेट काउंसिल की चर्चा कर लेते हैं इसके कॉम्पोजिशन के। तो मैंने आपको बता दिया आर्टिकल नंबर 263 एंड सरकारिया कमीशन, यू विल रिमेंबर। चेयरमैन मैंने आपको बता दिया है कि पीएम होते हैं। और कौन कौन होते हैं तो ध्यान रखना, जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं सारे स्टेट्स के, सीएम ऑफ ऑल स्टेट्स होंगे, ठीक है, सीएम ऑफ ऑल स्टेट्स, सीएम ऑफ ऑल यूटीज़ जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली है। लेजिस्लेटिव असेंबली आज कहाँ कहाँ है बताइए कमेंट में, किन किन यूटीज़ में लेजिस्लेटिव असेंबली है। प्लस 6 मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट रैंक, कैबिनेट रैंक के 6 मिनिस्टर्स होंगे, ठीक है, सेंट्रल लेवल के, ठीक। तो एलए कहाँ है, दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ के जो सीएम होंगे वो होंगे। तो प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। द एम्बलम ऑफ द चेरा डायनेस्टी दैट कंट्रोल द सेंट्रल एंड नदर्न पार्ट ऑफ द केरला एंड द कांगू रीजन ऑफ द तमिलनाडु वाज डैश। तो केरल के मध्य और उत्तरी भागों और तमिलनाडु के कांगू क्षेत्र को नियंत्रित करने वाला चेरा वंश का प्रतीक क्या था। यस लर्निंग बोल रहे हैं कबूतम। कबूतम देखिए, कबूतम तो है आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल। हाँ, आप रिकॉल करने को कर सकते हैं कि एलए तो हमारा 3 यूटीज़ में है, लेकिन ऐसा कोई यूटी नहीं है जहाँ एलसी हो, लेजिस्लेटिव काउंसिल हो। सिर्फ 6 राज्यों में हमारा एलसी है। और एलसी का इस्टेब्लिशमेंट वगैरह किस में दिया हुआ है, आर्टिकल नंबर 169 में दिया हुआ है। और 6 स्टेट्स में है। इसको पार्लियामेंट क्रिएट और अबॉलिश कर सकता है, दैट टू विद अ सिंपल मेजोरिटी, यानी कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत उस केस में नहीं पड़ती है। और उसमें 1/3 मेंबर आते हैं। कौन इलेक्ट करता है, एलए के लोग। 1/3 जो हमारे लोकल बॉडीज़ हैं उनके लोग इलेक्ट करते हैं। 1/12 ग्रेजुएट्स, 1/12 टीचर्स, एंड बच गए वो जो 1/6 हैं उनको नॉमिनेट किया जाता है बाय द गवर्नर, राइट। द एम्बलम ऑफ द चेरा डायनेस्टी दैट कंट्रोल द सेंट्रल एंड द नदर्न पार्ट्स ऑफ केरला। तो एम्बलम क्या था चेरा का, तो एम्बलम था फिश, तो था पांड्या का, बो एंड एरो, ऑप्शन नंबर सी। टाइगर था चोला का, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस संगम एज, संगम एज जो संगम पीरियड है, ये पीरियड है आपका 3rd सेंचुरी बीसी से लेके 3rd सेंचुरी बीसी से लेके 3rd सेंचुरी एडी तक का जो टाइम पीरियड है, ये है आपका संगम एज इसको बोलते हैं। जहाँ पर ये डिफरेंट, पहले तो थिनाई निकल गया। देखो साउथ इंडिया में अगर आपको रिकॉल हो पा रहा हो तो मैंने बताया था मेगालिथ का कल्चर था, जैसे कि वहाँ पर हड़प्पा वगैरह चल रहा था। नॉर्थ इंडिया में हड़प्पा, चालकोलिथिक, ये सब। यहाँ साउथ इंडिया में चल रहा था मेगालिथ, यानी बड़े बड़े पत्थरों का यूज़ चल रहा था। वही धीरे धीरे जो है डिफरेंट जोग्राफिक रील्स में बदले, और वो जोग्राफिक रील्स को बोलते हैं थिनाई, ठीक है, जो डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया होते हैं। कुरिंजी थनई, पलाई थनई, मुल्लाई थनई, मारूटम थनई और नेटल थनई। तो ये डिफरेंट तरह के जो जोग्राफिकल एरिया है वो निकल के आए, और वहीं से धीरे धीरे किंगडम्स निकल के आए। अगर आपको याद हो तो इसी तरह से हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो जनपद हैं वो धीरे 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 जो है किस तरह से महाजनपद में बदले, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो एक आया चेरा, यहाँ पांड्या और यहाँ चोला। चेरा की अगर बात करेंगे तो इसका सिंबल तो हमने देख ही लिया। इसकी कैपिटल क्या थी, तो कैपिटल इसकी वंजी, ठीक है, वंजी इसकी कैपिटल है। मुजरी और टोंडी इसके पोर्ट साइट्स हैं। पांड्या की बात करेंगे, मदुरई इसकी कैपिटल है और पोर्ट साइट इसकी है आपकी कोड़कई, ठीक है, कोड़कई। चोला की अगर बात करेंगे तो इसकी कैपिटल उरायूर और या फिर तंजौर,
ठीक है। बाद में राजेंद्र चोला वन के टाइम पे गंगईकोंडा चोलापुरम भी हो गई थी, ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को भी, ठीक है। और चोला की अगर बात करेंगे जो पोर्ट साइट थी, जैसे चेरा की पोर्ट साइट है मुजिरी और टोंडी, पांड्या की है कोड़कई, वैसे चोला की है पूहड़, पूहड़ को ही हम कावेरी पट्टनम के नाम से जानते हैं, कावेरी पट्टनम, ठीक, क्लियर। और ये डिफरेंट थनाई है, कभी इस पे क्वेश्चन बना तो नहीं है, लेकिन अगर बन जाए तो कुरिंजी जो है, कुरिंजी वाला जो पार्ट है, दैट इज़ रेड वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये माउंटेन है, ठीक है, माउंटेन वाला पार्ट है। देन जो पलई है, ठीक है, पलई जो है, पलई 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 ये रहा, ठीक है। पलई वॉज अ काइंड ऑफ बोल सकते हैं एरिड, ठीक है, एरिड रीजन रहा है। मुल्लई की अगर बात करेंगे तो ये फॉरेस्ट यहाँ देखने को मिले हैं। और मारूटम, मारूटम ध्यान रखना ये आपका कोस्टल है, ठीक है, सॉरी नेटल होगा, कोस्टल, कोस्टल तो ये होगा, मारूटम तो आपका एग्रीकल्चरल होगा, ठीक है, एग्रीकल्चरल। कभी सवाल पूछा नहीं है इस पर, लेकिन अगर पूछ ले तो ठीक है। हु अमंग्स द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स गॉट क्लासिकल हिंदू माइथोलॉजिकल टेक्स्ट रामायण एंड महाभारत ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। तो निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने शास्त्रीय हिंदू पौराणिक ग्रंथों को, रामायण और महाभारत को फारसी में अनुवाद कराया था? अब ये कौन था? जहांगीर तो नहीं था, ये था आपका अकबर, ऑप्शन नंबर सी। इसने क्या किया था? एक मकताब खाना बनवाया था। मकताब खाना बोले तो ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट, ठीक है। कब बनाया था इसे, कब बनवाया था ये? 1571 में, 1571 में, जिसके तहत इसने क्या करवाया था? महाभारत को ट्रांसलेट कराया था, ठीक है। अच्छा, इबादत खाना क्या था? व्हाट वाज इबादत खाना? तो महाभारत को ट्रांसलेट करवाया था, महाभारत, रामायण महाभारत। तो जो थीम सॉन्ग है वो एकदम सुनो तो एकदम गूज़बम्स आ जाते हैं, नहीं? और जो राज तरंगिनी, और राज तरंगिनी की जरा ऑथर का नाम बताइए क्या है, राज तरंगिनी के ओरिजिनल ऑथर का नाम? तो ट्रांसलेट करवाया गया था इसको अंडर दी टाइटल रज़्मनामा, ठीक है। इसका जो पर्शियन ट्रांसलेशन था उसको रज़्मनामा के नाम से जाना जाता था। इसको अब्दुल कादिर बदौनी, बदौनी के साथ साथ ही फैज़ी, ठीक है, फैज़ी, दोनों ने किया था। और रामायण को जो ट्रांसलेट करने का काम किया था वो अब्दुल कादिर बदौनी ने ही किया था, ठीक है। अब्दुल कादिर बदौनी ने ही इसको पूरी तरह से ट्रांसलेट करने का काम किया था। इबादत खाना की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर रिलीजियस डिस्कोर्स होते थे, यानी कि धार्मिक चर्चाएं होती थी। एंड राज तरंगिनी की बात करेंगे तो इट वॉज रिटन बाई काल्हान, इसको काल्हान ने लिखा हुआ था। अकबर के बारे में इतना तो आई थिंक आपको पता ही होगा कि वही 1556 में थ्रोन पे बैठा था 13 साल की उम्र में, 1556 में, और रहा कब तक था? 1605 तक रहा था। वैसे तो 1601 में इसने अपना लास्ट एक्सपेडिशन कैरी आउट किया था खंडेश में, ठीक है, और बाद में 1602 में रिवोल्ट कर दिया था इसी के लड़के जहांगीर ने इसके अगेंस्ट में, तो इसको फिर भाग के वापस जाना पड़ा था दिल्ली में। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और इसने और क्या क्या इंट्रोड्यूस करवाया था वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अकबर ने एक तो मनसबदारी सिस्टम लेके आया था। मनसबदारी कब लेके आया था ये? तो मनसबदारी कब लेके आया था? 1571 में, 1571 में लेके आया था। मनसब का मतलब होता है रैंक, जो डिसाइड होती थी जट के बेसिस पे। मनसब के तहत आपको जट और सवार मेंटेन करने होते हैं। सवार का मतलब होता है घुड़सवार, कैवलरी वाली जो फोर्स होती है। जट का मतलब होता है नंबर ऑफ आपको कितने सोल्जर्स मेंटेन करने हैं, और वही डिटरमाइन करता था कि आपकी मनसब कितनी है। जितने आपके जट हैं उतनी आपकी मनसब है। हाई मनसब मतलब आपको बहुत सारा एरिया मिल रखा है जागीर में, दैट वाज जागीरदारी, ठीक है। जागीर मतलब कि वो आपको गवर्न करना है। एक्चुअल में ये कुछ था क्या, अगर आपको याद हो दिल्ली सल्तनत में इक्ता सिस्टम था, याद है आपको? दिल्ली सिस्टम इक्ता था जिसको इल्तुतमिश ने शुरू किया था, और ख़त्म किसने किया था? अलाउद्दीन ने। इसी तरह से अगर आपको याद हो तो विजयनगर एम्पायर में अमर नायक सिस्टम था। अमर नायक कौन हुआ करते थे? मिलिट्री कमांडर हुआ करते थे। तो मिलिट्री कमांडर्स को ही बोल दिया था कि आप इतनी फोर्स को मेंटेन करो, ठीक है, और उसके बदले आपको एक पार्ट ऑफ लैंड दिया जाएगा गवर्न करने के लिए। तो वही था एक तरह से मनसबदारी, कि आपको पार्ट ऑफ लैंड दिया जाएगा, और जितनी ज़्यादा मनसब हुई उतनी ज़्यादा पार्ट ऑफ लैंड आपको दिया जाएगा। मनसब 10 से शुरू होती थी, 10 रैंक से, और ये काफ़ी ऊपर तक गई है। जैसे कि 7000 ये राजा जो मान सिंह हैं उनको मिल रखी थी, इसीलिए उनको सप्त हजारी के नाम से भी जानते हैं, सप्त हजारी, ठीक है। इतनी ज़्यादा रैंक मिल रखी थी, मतलब इतनी ज़्यादा हाई मनसब में ज़्यादा जल्दी फल्दी कोई पहुंचा नहीं था। जो या तो ख़ानदान के लोग हैं, जैसे अकबर का जो बेटा है जहांगीर,
उसकी माना जाता है आगे जाके 10,000 तक मनसब हो गई थी। तो जो मतलब उनके घर के हैं तो उनकी हाई होगी, या बहुत ही कम लोगों की, जैसे राजा मान सिंह वॉज वन ऑफ द राजपूत रूलर्स, तो उनकी 7,000 की मनसब दे रखी थी अकबर ने, ये ध्यान रखना है। तो इट वॉज मनसबदारी सिस्टम 1571 में। इसी तरह ही एक आपका सिस्टम है जिसको बोलते हैं दाह साला सिस्टम, ठीक है। दाह साला सिस्टम लाया गया था 1580 से लेके 82 के बीच में, 1580-82 के बीच में, और इसी को ही हम ज़ब्ती सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। सिस्टम ज़ब्ती सिस्टम भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके तहत क्या किया जाता था, एंड इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई होम, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई टोडरमल। टोडरमल वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अकबर, ठीक है। एंड एक्चुअल में ये जो कॉन्सेप्ट है ये शेर शाह सूरी का कॉन्सेप्ट था। तो इसीलिए बोला जाता है कि किसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है अकबर ने अडॉप्ट किया था, तो इसी का, ठीक है, शेर शाह सूरी का एडमिनिस्ट्रेशन को अडॉप्ट किया था अकबर ने। इसके तहत था क्या कि जो भी लैंड है उसके रेवेन्यू को 10 साल मतलब 10 साल के एवरेज उसके प्रोडक्शन के बेसिस पे उसको कैटेगराइज किया जाएगा उस पार्ट ऑफ लैंड को 4 पार्ट में, पलाज, परौती, चाचर और बंजर। ये 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया जाएगा लैंड को ऑन द बेसिस ऑफ कितना उसने प्रोड्यूस निकाला है पिछले 10 साल में। तो पलाज था जिसको कि खाली छोड़ना है, सिर्फ खाली छोड़ना है, मतलब खाली नहीं छोड़ना है उसको, ठीक है। आप ऐसे समझ लो कि इसको खाली ही नहीं छोड़ना है, उससे प्रोड्यूस लेते रहना है। इसको जो फैलो छोड़ना है सर, इसमें किस तरह 30 लेक्चर होंगे टोटल, ठीक है। इसमें टोटल 30 लेक्चर होने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, क्लियर है। तो इसमें फैलो यानी खाली छोड़ना है 1 से 2 साल तक। चाचर में खाली छोड़ना है, फैलो छोड़ना है 3 से 4 साल तक के लिए। और ये तो बंजर है, इसको छोड़ ही दो तुम तो ज़्यादा सही है, ठीक, क्लियर। तो पलाज जो है वो एनुअली कल्टीवेट होगी विदाउट एनी काइंड ऑफ ब्रेक। फैलो 1 से 2 साल, चाचर 3 से 4 साल, और बंजर एकदम बंजर हो चुकी है वो, ठीक है। तो ये था ज़ब्ती सिस्टम जो कि अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था। और अब अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन की बात आई ही है तो क्यों ना हम चर्चा कर लें अकबरनामा की। क्यों? अकबरनामा जो थी ये बायोग्राफी थी, किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। किसने लिखी थी इसको? अबुल फजल ने इसको लिखा था, ठीक है, अबुल फजल ने, FAZL। इसको 3 वॉल्यूम में डिवाइड किया गया था। जो वॉल्यूम 1 थी, वॉल्यूम 1 पता नहीं क्यों पुराने दिन याद आ जाते हैं वो स्कूल के, खैर छोड़ो। तो वॉल्यूम 1 की अगर बात करेंगे तो इसमें अकबर के जो एंसेस्टर्स हैं उनके बारे में लिखा हुआ है, इसमें अकबर के रेन के बारे में लिखा हुआ है। और वॉल्यूम जो 3 है उसमें एन अकबरी है, इट इज़ एन अकबरी, और इसमें अकबर के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रीज़न फॉर स्लोइंग डाउन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? बताओ जल्दी से। सर मैं बिगिनर हूँ, इससे MTS क्रैक कर सकता हूँ। बिल्कुल आप क्रैक कर सकते हैं। चलो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रीज़न फॉर स्लोइंग डाउन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? असहयोग आंदोलन को धीमा करने का कारण नहीं है, बताओ बताओ जल्दी से भाई, क्या कारण नहीं है? फिर संगम कहाँ पे हुई थी? रुको बता देते हैं संगम कहाँ हुई थी। रुको ना जरा, लैपटॉप। संगम हुई थी आपकी पहले 2-3 हुई थी, ठीक है, 3 हुई थी। एक सेकंड रुकना। जैसे 3 वॉल्यूम थे ना, वैसे 3 आपके संगम भी हुए थे, पहला, दूसरा और तीसरा। तीनों ही पांड्याज ने पैटर्नाइज किया था, ठीक है। और पहली वाली मदुरई में हुई थी, दूसरी वाली कपाडपुरम में हुई थी, कपाडपुरम, और तीसरी वाली भी मदुरई में हुई थी जो कि पांड्यास की कैपिटल थी।
पहले और तीसरे के टेक्स्ट तो हमें नहीं मिले, पहले वाले के बताते हैं, सब बाढ़ वाड़ में सब बह गए। दूसरे वाले का एक काफ़ी फेमस टेक्स्ट है एंड दैट इज़ तोलका पीएम। तोलका पीआर करके एक हुए सेंट, उन्होंने ही इसको चेयरमैनशिप करी थी इसकी, तो तोलका पीएम करके है। ये एक तमिल टेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तेलुगु है आपका मुक्तमाल्यदा जो केडीआर ने लिखा था, ये है तोलका पीएम, ठीक। हाँ, और क्या रिकॉल कर सकते हैं आप? हाँ, आप मिल्का नक्कू केल्का नक्कू रिकॉल कर सकते हैं। मिल्का नक्कू और केल्का नक्कू, केल्का नक्कू। तो जो मिल्का नक्कू है इट वाज अ नैरेटिव टेक्स्ट, ठीक है, नैरेटिव था नेचर का ये। और केल्का नक्कू वाज काइंड ऑफ डिडैक्टिक, ठीक है, पोइटिक नेचर का। एंड और क्या रिकॉल कर सकते हैं? हाँ, यहाँ पर आप जो सीलापतिकरम है, सीलापतिकरम, ये टेक्स्ट किसने लिखा था? जिसमें कि कोवलन, माधवी और कन्नगी की लव ट्रायंगुलर स्टोरी दिखाई गई कि कोवलन कन्नगी वर मैरिड, आई माधवी, ठीक है, आपको पता होगा फिर क्या हुआ, कोवलन माधवी के साथ चले गए, ठीक है। तो वो सब इसमें दिखाया गया है, जो कि लिखी है किसने? इडांगो अडिगल ने, इडांगो अडिगल। और उनकी एक बेटी होती है, किसकी? कोवलन और कन्नगी की नहीं, कोवलन और माधवी की, और उसका नाम था मनी में कलई। तो मनी में कलई एक किताब लिखी, मनी में कलई, ये लिखी चतुरनार ने, ठीक है, चतुरनार। ये ध्यान रखने हैं आपको। और ये वो ध्यान रखियो कि जो चोला हते, ठीक, तो चोला के टाइम पे, ये अर्ली चोला की बात कर रहे हैं, जिसके फाउंडर करई काल थे। बाद में जो, ठीक है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर थे करई काल, अर्ली चोलास के। जो लेटर चोलास आए थे, उनके लेटर चोलास के अगर फाउंडर की बात करेंगे तो ही वॉज विजयलया, ठीक है, लेटर चोलास। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। तो अगला क्वेश्चन ये रहा। तो क्या आंसर होगा भाई? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव। पहली बात तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है क्या? तो हमें पता है कि वो खिलाफत हुआ, सॉरी जलियांवाला बाग हुआ, उसके बाद खिलाफत स्टार्ट हुआ। खिलाफत क्यों स्टार्ट हुआ? क्योंकि 1914 से लेकर 18 के बीच में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसके बाद जो टर्की में जो ओटोमन एम्पायर, तो जो खलीफा बैठता था वहाँ पर, उसको डिसमेंटल कर दिया था, उसको हटा दिया था। मुस्लिम्स चिढ़ गए हर जगह के, इंडियन जो मुस्लिम्स थे उनका रिस्पॉन्स वॉज खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन की जो शुरुआत है ये 1919 में करते हैं अली ब्रदर्स। 1919 है, दैट इज़ 1919 में अली ब्रदर्स करते हैं। इसमें से एक तो शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली, ठीक है। तो ये दोनों लोग थे जिन्होंने कि इसको स्टार्ट किया था। इसमें अजमल खान भी थे, हसरत मोहानी भी थे, ठीक है, एंड साथ ही साथ जो अबुल कलाम आज़ाद हैं वो भी थे। तो इन लोगों ने लीड किया खिलाफत आंदोलन को। ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज़ किया दिल्ली में, गांधी जी ने उसको प्रेसाइड किया। देन गांधी जी को वहीं से आइडिया आया कि क्यों ना एक मूवमेंट हम लॉन्च करते हैं, दैट इज़ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और उसको मर्ज कर देते हैं खिलाफत के साथ। क्यों? क्योंकि खिलाफत वॉज मेनली मुस्लिम सेंट्रिक, मुस्लिम्स ही कर रहे थे वो, ठीक है। तो नॉन को, और इससे क्या होगा कि भाई हिंदू मुस्लिम यूनिटी, एकता बन जाएगी। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन 1920 में 1920 में स्टार्ट होता है। इसको सबसे पहले तो एक स्पेशल सेशन हुआ था कांग्रेस का कैलकाटा, वहाँ पर इसको रेटिफाई किया गया, ठीक है, अप्रूव किया गया। देन इसको एंडोर्स किया गया नागपुर सेशन में, ठीक है। स्पेशल सेशन था कैलकाटा का, और जो एनुअल सेशन होते थे कांग्रेस के वो नागपुर में 1920 में इसको एंडोर्स किया गया, ठीक है, जहाँ पे कांग्रेस कमिटेड इटसेल्फ टू एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मास स्ट्रगल। और उसके बाद होता ये है कि मर्ज कर देते हैं गांधी जी। काफ़ी लोग इसके अपोज में थे, कांग्रेस खुद अपोज में थी, बाल गंगाधर तिलक खुद अपोज में थे, लेकिन बाल गंगाधर तिलक की भी डेथ ही हो जाती है कुछ टाइम बाद। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज फाइनली मर्ज्ड। लेकिन होता ये है कि हो जाता है चौरी चौरा इंसिडेंट, ठीक है। तो उस चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से फिर गांधी जी को वापस लेना पड़ता है इस पर्टिकुलर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, क्योंकि ये चौरी चौरा इंसिडेंट 4 फरवरी 1922 को होता है, जहां गोरखपुर के चौरी चौरा गांव में पुलिस वालों की एक तरह से पुलिस जो होता है पुलिस स्टेशन, उसमें बंद करके उन लोगों को जला दिया गया था। तो वॉयलेंस हुआ था, तो गांधी जी ने इसको वॉयलेंस के चलते सस्पेंड कर दिया था। और देन इसके बाद कांग्रेस कमिटेड इटसेल्फ टू कंस्ट्रक्टिव वर्क, ठीक है, कि हम सिर्फ अब आगे कंस्ट्रक्टिव वर्क करते रहेंगे। तो खैर यहाँ पर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन, बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन पोज्ड अ प्रॉब्लम।
येस इट वाज द रीज़न कि भाई ऑल्टरनेटिव, अब आप बॉयकॉट करना तो चाहते हो, जैसे कि हम नहीं खरीदेंगे चाइनीज़ फ़ोन्स, तो चाइनीज़ फ़ोन नहीं खरीदोगे तो इंडिया के बने हुए फ़ोन भी तो होने चाहिए, लेकिन तो है ही नहीं, तो फिर तो ख़रीदना ही पड़ेगा। तो वो चीज़ टाइप है। लीडर्स ऑफ द मूवमेंट शिफ्टेड देयर फोकस टूवर्ड डोमेस्टिक वर्क, यानी कि जो लीडर्स थे वो घरेलू काम में चले गए थे। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये घरेलू काम करने लग गए थे एकदम से वो। मैनी लॉयर्स रिजाइंड बट देन एब्सेंस ऑफ इनकम फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कंपेल्ड देम टू रीजॉइन। अब बहुत दिनों तक इनकम नहीं आएगी तो ऑब्वियस सी बात है उनको रीजॉइन करना पड़ेगा, तो रीजॉइन किए वो, ठीक है। देन खादी क्लॉथ वॉज ऑफन मोर एक्सपेंसिव दैन मास प्रोड्यूस्ड मिल्क क्लॉथ। बिल्कुल, जो खादी था वो काफ़ी महंगा था। आप खादी को बोल तो सकते हो कि खादी पहनो, लेकिन बहुत महंगा था। आप बोल तो सकते हो कि हाँ प्लास्टिक को ऑल्टरनेटिव जूट बैग यूज़ करो, लेकिन वो महंगा है ना, तो फिर कोई क्यों यूज़ करेगा। तो इसी वही कारण है। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। तो क्यों वापस लिया वो आप समझ गए। Now, which important event started in 1930 played a significant role in motivating and stabilizing Indians to join the non-violent मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस। तो 1930 में शुरू हुई किस महत्वपूर्ण घटना ने भारतीयों को स्वतंत्रता के लिए अहिंसक आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित करने और संगठित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विवेक, बाकी सभी लोग आंसर दो, सिर्फ कुछ ही लोग आंसर देखते हैं। चलो तो किया जाए। 1930 की बात हो रही है तो भाई स्वदेशी मूवमेंट तो होगा नहीं, ये तो 1905 की बात है जब आपका बंगाल पार्टीशन हुआ था, करजन ने किया था। हमें याद है कि भाई पहले तो बनारस सेशन हुआ था जिसको गोखले जी ने प्रिसाइड किया था, वहाँ पर स्वदेशी का वो किया गया था, है ना, अडॉप्ट किया गया था। दिन उसके बाद 1906 में कैलकाटा सेशन हुआ था जिसको दादा भाई नौरोजी ने प्रिसाइड किया था। 4 रेजोल्यूशन अडॉप्ट किए गए थे, स्वदेशी, बॉयकॉट, स्वराज और नेशनल एजुकेशन, ठीक है। तो गदर मूवमेंट की बात करेंगे 1913 में। 1913 में गदर पार्टी का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। गदर पार्टी का जो फॉर्मेशन होता है वो 1913 में होता है, 1913 में, ठीक है। करता कौन है? लाला हरदयाल, ठीक है, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना, ठीक है, सोहन सिंह भाखना और भाई परमानंद। तो ये सब लोग इसको क्या करते हैं, बनाते हैं गदर पार्टी को 1913, 1913 में। देन ये लोग एग्जीक्यूट करते हैं 1914 में एक कोमगाटा मारू इंसिडेंट को, ठीक है, कोमगाटा मारू इंसिडेंट, जो कि एक शिप का नाम होता है जो सेल करती है फ्रॉम हांगकांग या फिर सिंगापुर भी लिख के आ सकता है, क्योंकि पहले हांगकांग देन उसके बाद सिंगापुर और उसके बाद इट सेल्ड टू वैंकूवर एंड देन बैक टू इंडिया, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो कोमगाटा मारो इंसिडेंट गदर पार्टी से ही संबंधित है, उसी से रिलेटेड है, ठीक है। 1913 में बना था, कोमगाटा मारो 1914 में हुआ था, ठीक है। तो ये तो 1930 की बात हो नहीं रही। क्विट इंडिया मूवमेंट हम आगे चल के चर्चा करेंगे, 1942 में हुआ था ये, तो ये भी नहीं होगा। सॉल्ट सत्याग्रह वुड बी दी करेक्ट आंसर। हुआ ये था कि गांधी जी ने CDM लॉन्च करके रखा था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। ठीक, तो हुआ ये था कि इन लोगों ने बोला था, सभी लोगों ने, कि भैया हमें जो है पूर्ण स्वराज चाहिए, क्योंकि 1929 में 1929 में लाहौर सेशन हुआ था कांग्रेस का। उसमें कांग्रेस ने डिक्लेयर कर दिया था कि हमारा जो गोल है अब से वो पूर्ण स्वराज है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस है, डोमिनियन स्टेटस तो अब हमने छोड़ दिया, ठीक। तो फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी 1930 के एंड में, पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी थी 1930 में, ठीक है। तो अब कांग्रेस वॉज दी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन दी, अगर इंडिया की बात करें सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस। तो इन्होंने शर्त रखी, शर्त ये रखी भाई जिसको बोला गया दिल्ली प्रपोजल्स, ठीक है। दिल्ली प्रपोजल्स वो इन्होंने रखे, ठीक है, कांग्रेस वालों ने, कि भाई हमारी ये मांग है कि भाई जिस तरह से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही तो वहाँ पे ये ना डिस्कशन हो कि भाई डोमिनियन स्टेटस मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। मतलब ये इरविन ये बोल रहा था कि हम डिसाइड करेंगे, देखेंगे। उन्होंने तो बोला था कांग्रेस ने अब तो हमारा गोल पूर्ण स्वराज है, तो हमें डेट चाहिए, हमें वो सब नहीं चाहिए। तो वो सब इरविन उस समय क्या हुआ करता था, वॉइसरॉय हुआ करता था इरविन, और इरविन ने उन सारी चीज़ों से एग्री करने से मना कर दिया, ठीक है। गांधी जी ने फिर, क्योंकि ये 1929 का लाहौर सेशन जो हुआ था दिसंबर के टाइम पे, सर्दियों की बात है,
तो वहीं पे डिसाइड हो गया था कि CDM लॉन्च करने वाले हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन लॉन्च करेंगे और 26 जनवरी 1930 को पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। सेलिब्रेट किया भी गया, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए गए। जो इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था टर्म, हसरत मोहानी ने दिया था। और साथ ही साथ इंडियन जो ट्राई कलर फ्लैग है उसको भी होइस्ट किया गया, उसको भी रावी नदी के तट पर झंडे को फहराया गया और CDM लॉन्च करने की बात कही गई। लेकिन फिर भी दिल्ली प्रपोजल रखे गए। गांधी जी ने लॉन्च करने से पहले इसको एक 11 डिमांड्स रखी, गांधीज 11 डिमांड, मतलब एक तरह से अल्टीमेटम दिया कि भाई मान जा यार इरविन, क्या है क्यों फालतू में दिमाग ख़राब कर रहा है। तो गांधी जी की वो 11 डिमांड्स थी, ठीक है। गांधी जी ने 11 डिमांड्स रखी और एक अल्टीमेटम दिया, ठीक है भाई इतने टाइम तक अगर आप नहीं मानते हो देन वी हैव टू लॉन्च दिस, ठीक है। तो हम लॉन्च करेंगे। इरविन बोला यार लॉन्च कर दो, हमें नहीं लेना देना कुछ, तुम लॉन्च कर दो। और गांधी जी ने फिर लॉन्च कर दिया CDM, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और ये कैसे लॉन्च किया, इसको सॉल्ट सत्याग्रह से लॉन्च किया, जिसमें कि उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने ये बोला कि हम मार्च करेंगे फ्रॉम साबरमती, ठीक है, साबरमती से लेके डांडी तक मार्च निकालेंगे, इसलिए इसको डांडी मार्च बोलते हैं, ना कि इसलिए कि भाई गांधी जी डंडी लेके चले थे, इसलिए इसको डंडी मार्च बोलते हैं, ठीक है। तो साबरमती से लेकर डांडी तक इन्होंने एक मार्च निकाला था, जहाँ पर इन्होंने 241 मील्स का सफ़र तय किया था अपने 78 लोगों के साथ, 78 और लोगों के साथ इसको कवर किया था। ही स्टार्टेड इट ऑन 12 मार्च, ठीक है, एंड इट कॉन्टिन्यू टिल 6 अप्रैल। तो ये 24 दिनों, 24 होंगे ना, हाँ ठीक है। तो 24 दिनों तक ये मार्च चला था सॉल्ट सत्याग्रह, जहाँ पर गांधी जी ने सॉल्ट क्या करना क्या था भाई, क्या नमक से क्या लेने देने इसका। तो एक्चुअल में नमक पे टैक्स लगाते थे ब्रिटिशर्स, देख रहे हो कितनी हद तक गिर गए थे ब्रिटिशर्स कि नमक तक पे टैक्स लगा रहे थे। और नमक एक ऐसी चीज़ थी जो गरीब से गरीब और अमीर से अमीर हर कोई कंज्यूम करता था। तो अगर गांधी जी इसको चूज़ करेंगे तो हर किसी का पार्टिसिपेशन होगा। तो गांधी जी ने इसी को चूज़ किया। एक बार CDS में सवाल पूछा था कि इसमें से किस कंपाउंड का यूज़ CDM में किया गया था, तो NaCl उसमें ऑप्शन में था, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, गांधी जी ने जैसे ही मतलब ये किया और धारसा नाम जगह पड़ती है, वहाँ पर जैसे ही इसको सॉल्ट लॉ को वॉलेट करने गए तो गांधी जी की अरेस्ट हो गई, ठीक है, गांधी वॉज अरेस्टेड। तो उसके बाद जो गांधी जी के जो बेटे थे मनीलाल, ठीक है, मनीलाल हो गए, ठीक है, सरोजिनी नायडू हो गई, इन सब ने इसको, सरोजिनी नायडू हो गई, ठीक है, इन लोगों ने इसको लीड किया। और एक ध्यान रखना, नाम अब्बास तैयब जी। अब्बास, जब गांधी जी की अरेस्ट हो गई तो उसके तुरंत बाद अब्बास तैयब जी ने ही अंडरटुक किया, बाद में ठीक है। तो मनीलाल आए और सरोजिनी नायडू आई। मनीलाल उन्हीं के बेटे थे गांधी जी के। सरोजिनी नायडू ने ही गांधी, शी परसुएडेड गांधी टू सीक वेमेन पार्टिसिपेशन, कि भाई वेमेंस का भी पार्टिसिपेशन इसमें रखो, किसमें, CDM में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, इसमें वेमेंस को भी पार्टिसिपेट करने दो, तब असली मजा आएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ से किसने लीड किया, हाँ, कहाँ से किसने लीड किया। तो देखते हैं, जैसे बिहार से किसने लीड किया, ठीक है, केरला से किसने लीड किया, ठीक है। रुक जाओ, हम एक पेज क्रिएट कर लेते हैं, आवश्यकता पड़ेगी, यहाँ पे लिख लेते हैं अलग से, ठीक है। चलो, तो बिहार, केरला, मद्रास एंड NWFP, दैट इज नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ऑल्सो नोन एज पेशावर। इसका पहले नाम होता था पुरुषपुरा। आज को अगर पाकिस्तान कब्जा लिए होते तो योगी जी सीधे बोलते पहले तो इसका नाम पुरुषपुरा करो। चलो, तो बिहार में अगर बात करेंगे, अंबिका कांत सिन्हा, नाखस पॉन्ड को इन्होंने साइट चूज़ किया था। अब भाई नमक होना भी तो चाहिए, नमक बनता है कोस्टल इलाकों में, जो तटीय राज्य होते हैं। अब बिहार में कहाँ ही नमक बनता होगा, लेकिन फिर भी एज अ जेस्चर तो नाखस पॉन्ड को चूज़ किया गया था। देन केरला में के केलप्पन, जिन्होंने एक टाइम पे वैकोम सत्याग्रह के भी लीडर रहे हैं, ध्यान रखिए इस चीज़ को भी। ही वॉज द लीडर ऑफ वैकोम सत्याग्रह इन 1924। मद्रास से सी राजगोपालाचारी, इन्होंने कहाँ से कहाँ तक लीड किया था, त्रिचुनोपोली,
त्रिचिनोपोली से लेकर वेदरायन तक, ठीक है, वेदरण्यम, ठीक है, आई थिंक मैंने सही लिखा है स्पेलिंग, ठीक है। देन NWFP से लीड किया था किसने? खान बहादुर गफर खान, ठीक है, खान बहादुर गफर खान, ठीक है, जिनको कि फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं, सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं हिंदी में। इन्होंने क्या किया था? खान अब्दुल गफ़ार खान, ठीक है, खान बहादुर गफर, मैं सोच रहा हूँ तो कुछ तो गड़बड़ लग रही है यहाँ पे। खान अब्दुल गफ़ार खान, पता है यहाँ पर मैं कहाँ पर कंफ्यूज हो जाता हूँ। याद हो 1857 का रिवोल्ट बरेली से किसने लीड किया था? खान बहादुर खान, ठीक है। तो ये दोनों लोग मिक्स हो जाते हैं। अब्दुल रहीम खान खाना, खान बहादुर खान अब्दुल गफ़ार खान, ये सब, ठीक है। तो इन्होंने खुदाई खिदमतगार करके एक सोसाइटी बनाई थी। खुदाई खिदमतगार बोले तो खिदमतगार, सर्वेंट्स ऑफ गॉड, खिदमतगार, ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ गॉड इसका लिटरल मीनिंग होता है। एंड इन्होंने इसके थ्रू क्या किया था? इन्होंने इसके थ्रू रेड शर्ट मूवमेंट चलाया था, लाल कुर्ती आंदोलन हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, रेड शर्ट मूवमेंट चलाया था, जिसके थ्रू इन्होंने CDM को लीड किया था। यहाँ पे ही इज़ वन ऑफ द 2 नॉन इंडियंस जिनको कि भारत रत्न से नवाजा गया। ही वॉज अ पाकिस्तानी और इनको भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। दूसरे कौन है जरा आप बताएंगे कमेंट में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अभी 10th क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज़ नॉट ऑफ एव्स, ये पक्षियों की इसमें से क्या विशेषता नहीं है, बताइए जल्दी से। यस, सतीश ने बहुत अच्छा ऐड किया। पख्तून जो है इनकी पत्रिका का नाम था, बिल्कुल सही है, पख्तून। मलाला नहीं भैया, नेल्सन मंडेला, ठीक है। मलाला को तो 2014 में मिला है भाई, अभी वो भारत रत्न थोड़ी ना मिला, उसको नोबेल मिला है कैलाश सत्यार्थी के साथ। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट ऑफ एव्स, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एव्स की नहीं है? तो एव्स क्या है? पक्षी। देखो होता क्या है कि जो हम एनिमल किंगडम चैप्टर पढ़ते हैं उसमें से जो कॉर्डेट्स होते हैं, ठीक है, उसमें से जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, कॉर्डेट्स कौन होते हैं? कॉर्डेटा वाले। कॉर्डेटा वो होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड होता है। नोटोकॉर्ड क्या होता है? एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो वो देखने को मिलता है। तो इसमें आते हैं आपके वर्टिब्रेट्स, ठीक है, वर्टिब्रेट्स आते हैं। वर्टिब्रेट्स में आते हैं आपके जैसे कि एव्स आते हैं, ठीक है, पिसेस आते हैं, एव्स हैं, ठीक है, एव्स हैं, पिसेस हैं, आपके रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, ठीक है, मैमल्स हैं, ठीक है, और एक है होते हैं हमारे साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा। तो एव्स की देखो, साइक्लोस्टोमेटा पहले बता देता हूँ, ठीक है, कल के IRS सेशन में भी मैंने आपको बताया ही था जो लोग थे। जॉलेस वर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है, जॉलेस वर्टिब्रेट्स होते हैं। ईल लाइक बॉडी शेप्ड होते हैं, ठीक है, ईल बॉडी शेप्ड। एव्स की बात कर लेते हैं। एव्स होते हैं आपके, एक सेकेंड, एव्स पक्षी, ठीक है, ये वार्म ब्लड होते हैं, गर्म खून वाले होते हैं, तुरंत गुस्सा आ जाते हैं, ठीक है। और अच्छा, तुम लोगों को कभी किसी पक्षी ने तुम्हारे सिर पे मारा है? हमारे मामा के यहाँ पे एक हुआ करता था कौवा, ठीक है, जब भी निकलो तो वो आके सिर पे से पंजा मार के जाता था, ठीक है। तो मैंने सुना था कि पंजा मार के जाता है, मैंने कहा क्या ये कहानी फालतू में फैला कि कौवा की इतनी हिम्मत, मार के चला जाए। भाई एक दिन मेरे को मार के चला गया वो सिर पे, मतलब डर का माहौल हो गया फिर। मैंने कहा बड़े खतरनाक कौवे हैं यार, गेट मत खोलना। वार्म ब्लडेड, ठीक है, वार्म ब्लडेड होते हैं और 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है इनका, ठीक है, 4 चैम्बर का हार्ट होता है। पिसेस की अगर बात करेंगे, कोल्ड ब्लडेड ही होते हैं ये। रेप्टाइल्स भी कोल्ड ब्लडेड ही होते हैं। पिसेस मछली का 2 चैम्बर होते हैं। रेप्टाइल के पास 3 चैम्बर होते हैं। एम्फीबियन उभयचर जो होते हैं इनके पास भी 3 चैम्बर का होता है। और मैमल के पास भी 4 चैम्बर का होता है। मैमल जो होते हैं वार्म ब्लडेड होते हैं। कैसे? वार्म ब्लडेड, गर्म खून वाले, ठीक है। तो ध्यान रखना है, रेप्टाइल्स में 3 तो होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है। उस एक्सेप्शन का नाम क्या है? एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। क्रोकोडाइल बताओ, हड़प्पा वालों को पता था कि नहीं पता था क्रोकोडाइल के बारे में?
तो ये भी CDS में सवाल पूछा गया था। तो क्रोकोडाइल जो है इसमें 4 चैम्बर होते हैं। ये एक बार CAPFAC में सवाल पूछा गया था, आपके SSC में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सब में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मगरमच्छ के आंसू भी तो बहाने होते हैं, तो एक चैम्बर अलग से मिलता है उसको। क्रोकोडाइल की अगर बात करें, हड़प्पन्स को पता था, ठीक है। हड़प्पन्स को लायन के बारे में नहीं पता था, हड़प्पन्स को आयरन के बारे में नहीं पता था, हड़प्पन्स को परमार SSC के बारे में नहीं पता था, ठीक है। एम्फीबियंस की अगर बात करेंगे तो एम्फीबियंस कौन होते हैं? जो लैंड और वाटर दोनों में रह लेते हैं, उनको हम बोलते हैं एम्फीबियंस। और एम्फीबियंस की अगर बात करें, जैसे यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि दे आर 4 चैम्बर्ड हार्ट, तो ये बात तो सही है। पूछा क्या? नॉट करेक्ट। दे गिव बर्थ टू लिव वंस, ठीक है। दे आर वार्म ब्लड, सही है। दे ब्रीथ थ्रू लंग्स, ये भी सही है। अब ब्रीथिंग की जब हम बात करते हैं तो जैसे एम्फीबियंस होते हैं ना, एम्फीबियंस लैंड में भी रहते हैं, वाटर में भी रहते हैं। तो जब ये लैंड में रहते हैं, ठीक है, लैंड में रहते हैं, ज़मीन में रहते हैं, तो अपनी त्वचा जो होती है ना, थोड़ा सा हॉश पॉश हो जाएगा, लेकिन समझने का प्रयास करिएगा, स्किन से, ठीक है। और जब ये पानी में रहते हैं, एक सेकेंड, एंड देन व्हेन दे आर इन वाटर दे ब्रीथ थ्रू देयर या तो ईदर गिल्स और लंग्स। कैसे? देखो, जो मेंढक होता है, मेंढक का जो बच्चा होता है छोटू सा, उसको टोड बोलते हैं, TOAD। तो जब छोटा होता है तो गिल्स के थ्रू वो करता है, गलफड़े बोलते हैं हिंदी में इसको। और देन बड़ा हो जाता है तो वो गाना गाता है कि मैं छोटे से बड़ा हो गया, और फिर जो है लंग से ब्रीथ करने लगता है वो। तो दूसरा वाला जो है वो गलत होगा, बिकॉज आपको पता है जो पक्षी होते हैं, जैसे चिड़िया होती हैं, वो अंडे देती हैं, ठीक है। अंडे देती हैं, सीधा बर्थ नहीं कर देती हैं, ठीक है। जो सीधा गिव बर्थ टू लिव वंस, ये है मैमल्स की एक कैरेक्टरिस्टिक। मैमल्स डायरेक्टली जो है बर्थ देते हैं, जैसे कि ह्यूमंस मैमल्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारी डॉल्फिन हो गई, वेल हो गई, ठीक है। ये सब मछली नहीं होती हैं, ये सब मैमल होते हैं, ठीक है। मछली नहीं होती है, ध्यान रखियो, ठीक है। मछली क्या होती है? तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो डॉग फिश होती है ना, डॉग फिश, ये मछली होती है। लेकिन तुम्हारी वेल, डॉल्फिन, ये सब मैमल की कैटेगरी में आते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, ठीक है। क्रे फिश और सिल्वर फिश किस में आती है? जल्दी से बताओ, क्रे फिश और सिल्वर फिश। जेली फिश किस में आती है? जल्दी से बताओ, क्रे फिश, सिल्वर फिश। ऑर्थ्रोपोडा में जॉइंटेड लेग्स, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, चिटिन का बना होता है आपका आउटर जो स्केलेटन होता है, सबसे बड़ा फाइलम होता है, सबसे बड़ा क्लास इसमें इंसेक्टा होता है, ठीक है। बायलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट्स होते हैं, सेगमेंटेड बॉडी भी होती है। सेगमेंटेशन 3 फाइलम में मिलता है, एनालीडा में सबसे पहले, तो देन ऑर्थ्रोपोडा में, देन कॉर्डेटा में देखने को मिलता है। एंड जेलीफिश आती है आपकी एनिडेरिया से। आगे बढ़ते हैं 11th। इफ़ U is the object distance, V is the image distance, and F is the focal length of a spherical mirror, then which of the following is a correct expression for the mirror formula? इसमें से मिरर फॉर्मूला का सही एक्सप्रेशन क्या है? ना व्हाट इज़ मिरर फार्मूला? तो मिरर हमारा 2 तरह का होता है। कौन कौन से 2 प्रकार हैं वो? तो वो है, एक तो आपका प्लेन मिरर, ठीक है, और दूसरा होता है आपका स्फेरिकल मिरर, ठीक है। प्लेन और स्फेरिकल, ठीक है। तो जो प्लेन वाला मिरर होता है, हाँ, प्लेन वाला जो मिरर होता है वो क्या करता है? वो करता है आपकी इमेज बना देता है, ठीक है। इमेज कैसे बनाता है? इमेज बनाता है सेम डिस्टेंस पे, जितनी दूर आप मिरर से खड़े हैं उतने ही पीछे बनाएगा। क्योंकि पीछे बनाएगा तो ऐसी इमेज को हम वर्चुअली बोलते हैं। और ये रीति का रिवाज है, विधि का विधान है कि जो वर्चुअल इमेज होती है वो हमेशा इरेक्ट होती है, सीधी होती है। दो इट इज़ अ सीधी इमेज बट इट इज़ लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब ये है कि दायां बायां बायां दायां हो जाएगा, ठीक है। लेटरल इन्वर्जन हो जाता है इसमें। एंड ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो फोकल लेंथ होता है इसका, वो क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। तो पावर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों? पावर इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ एंड 1 इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। गणित में पढ़े होगे, ठीक है। देन इसके बाद हमारे आते हैं स्फेरिकल मिरर, दूसरे टाइप के मिरर, जो कि 2 तरह के होते हैं, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं पहले से। ये होता है कॉनकेव, ये होता है कॉन्वेक्स, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग साइड इज कर्व्ड इनवर्ड्स एंड रिफ्लेक्टिंग साइड इज कर्व्ड आउटवर्ड्स इन कॉन्वेक्स वाला जो मिरर होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और फोकल लेंथ जरा बताओ, कॉनकेव की कैसी होती है? पॉजिटिव की नेगेटिव, और कॉन्वेक्स की कैसी होती है? पॉजिटिव की नेगेटिव। देन हमने पिछले लेक्चर में इनका इमेज फॉर्मेशन भी पढ़ा था कि जो कॉनकेव मिरर है वो हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, एक्सेप्ट वन केस। एक्सेप्ट वन केस कौन सा है? वो जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बना देगा, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर की अगर बात करेंगे तो हमेशा वर्चुअल इरेक्ट ही बनाता है, कभी भी रियल इन्वर्टेड केस होता ही नहीं है। इसमें सिर्फ हमें 2 केस पढ़ने पड़ते हैं। इसमें हमेशा इमेज छोटी ही बनती है, बड़ी
और सेम साइज़ तो कभी बनती नहीं है। कॉन्केव में एक्सट्रीमली पॉइंट साइज बनती है, बहुत एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड बनती है। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखते हैं, ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो डिमिनिश्ड बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो सेम साइज की बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ के बीच में रखते हैं लार्ज बनती है, फोकल लेंथ पे रखते हैं तो हाईली एनलार्ज्ड बनती है, और फोकल लेंथ और पोल के बीच में रखते हैं तो फिर से एनलार्ज तो बनती है, बट आपकी वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कॉन्केव चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, बिकॉज हमने पढ़ा था कॉन्केव मिरर का इमेज फॉर्मेशन इज इक्वल टू कॉन्वेक्स लेंस। याद आ रहा है आपको कि जो कॉन्केव मिरर का फॉर्मेशन है, इमेज फॉर्मेशन, वो कॉन्वेक्स लेंस के बराबर होता है। मतलब बराबर इन द सेंस कि वो जो केसेस पढ़ते हैं वही सेम कॉन्वेक्स लेंस में अप्लाई कर देना होता है, विद फ्यू एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन ये होते हैं कि जब मिरर के केस में हम बोलते हैं ये है कि जहाँ ऑब्जेक्ट रखा है वही इमेज बन जाए तो रियल इमेज है। यहाँ पे रियल इमेज वो होती है जो अपोजिट साइड में बनती है, उसको रियल बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कॉन्केव, ठीक है, ये चीज़ हो गई। और जो मिरर फॉर्मूला होता है वो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है मिरर के केस में। वहीं लेंस फार्मूला जो होता है लेंस के केस में हो जाता है बस माइनस साइन लग जाता है और सब कुछ सेम है। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। मैग्नीफिकेशन की फॉर्मूला की अगर बात करें इन द केस ऑफ मिरर के केस में m मैग्नीफिकेशन की बात करें तो इट इज़ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू -v/u। लेकिन वहीं अगर लेंस के केस में बात करेंगे तो मैग्नीफिकेशन हो जाएगा आपका इमेज ऑब्जेक्ट एंड इज इक्वल टू नो, माइनस का साइन अब नहीं लगेगा, यहाँ पर माइनस का साइन हट जाएगा लेंस के केस में। तो ये कुछ छोटे छोटे अंतर है कि यहाँ पे मिरर के केस में प्लस था 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, यहाँ पे माइनस लग गया लेंस के केस में। मिरर के केस में मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूला में माइनस था लेकिन लेंस वाले में पॉजिटिव लग गया, ठीक है। मैग्नीफिकेशन का मतलब ये होता है कि इमेज कितनी बड़ी बन रही है, ठीक है। इमेज जो है, इमेज का जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितनी है, ठीक है। तो कॉन्केव चाहे, अब सिमिलैरिटी क्या होती है, सिमिलैरिटी ये होती है कि चाहे कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्केव लेंस हो, फोकल लेंथ नेगेटिव ही होगी। चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होगी। इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ जी। गलती से PYQ की जगह रैप सॉन्ग लगा दिया। अच्छा, क्या रैप हो गया क्या? ज़्यादा तेज हो गया क्या? शंकर महादेवन परमार सर, अच्छा ज़्यादा फ्लो में बह गए थे क्या? ज़्यादा तेज हो गया था क्या यार? पढ़ा चुके हैं ना, इसलिए कुछ चीज़ें तो ये सब बता चुके हैं ना, तो टाइम नहीं लगना चाहिए। मेरा मानना ये है कि जल्दी जल्दी निपटाओ चीज़ों को, टाइम मत लगाओ, जल्दी जल्दी ख़त्म करो। क्यों समय लगाना इतना? क्यों? जल्दी जल्दी ख़त्म करो, दूसरा टारगेट सेट करो। इन 1662 हु डिस्क्राइब द इक्वेशन P1V1 इज इक्वल टू P2V2? किसने बोला था बताओ? क्लियर हो गया, ठीक है। चलो, तो अभी 1662 में किसने बोला था P1V1 इज इक्वल टू P2V2? देखो एक बार क्या हुआ, दो तरह की गैसेस आई, ठीक है। गैसेस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, गैसेस को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक वो जो असली है और एक वो जो नकली है। नकली नहीं, उसको हम आइडियल गैस बोलते हैं। तो क्योंकि आइडियल सिचुएशन तो कभी एग्जिस्ट करती नहीं है कि भाई आइडियल एक कैसी है ना, तुम सोचते होगे कंधों पे सितारे होंगे, हाँ, फिर एक शादी हो जाएगी अच्छे से, ये वो सब चीज़ कभी होती नहीं भाई, आइडियल होती नहीं है। भूल जाओ, मैंने भी काफ़ी सपने पाले थे लेकिन वो बस दिमाग में ही पले रहे, कभी रियलिटी हुई नहीं, ठीक है। तो इस वजह से ज़्यादा लोड मत लिया करो कि भाई ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, वो हो जाएगा तो ये हो जाएगा। घंटा कुछ नहीं होगा, जो होना होगा वही होगा। आराम से बस पढ़ते जाओ बस, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो आइडियल गैस क्या होती है? जिसमें कि कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स, मतलब ज़ीरो इंटर मोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, दैट इज आइडियल गैस। रियल में क्या है? रियल में लगता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब बात ये आती है, तो रियल गैस, ठीक है, रियल गैस आप समझ पा रहे होंगे कि रियल जो गैस होती है उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगते हैं, ठीक। और
जो आइडियल गैस होती है ये आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है, इट फॉलोज आइडियल गैस इक्वेशन। क्या होती है इक्वेशन? इक्वेशन होती है पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। वॉट इज दिस? प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, गैस कांस्टेंट यानी गैस नियतांक और टेम्परेचर। तो इसको फॉलो करेगी वो, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अगर फॉलो कर रही है दैट इज एन आइडियल गैस। क्या हम रियल गैस को आइडियल गैस बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? अब तुम सोचो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कब नहीं लग रहा होगा, कब जीरो होगा? जब ये सब आपस में जो मॉलिक्यूल्स हैं बहुत दूर दूर होंगे, तब नहीं लग रहा होगा। ठीक, आइडियल में पास पास होंगे तो दूर दूर कर दो। दूर दूर कैसे होंगे? दूर दूर ऐसे होंगे कि प्रेशर हटाओ। अब जैसे मान लो तुम इसमें करो, इससे ना दबा दो, एकदम दबा दो तो दब जाएंगे, सब पास पास आ जाएंगे ऐसे ऐसे ऐसे। तो इसका उल्टा क्या होगा? प्रेशर कम कर दो, रिलीज कर दो, प्रेशर को कम कर दो और टेम्परेचर बढ़ा दो। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपस में दूर दूर भागेंगे ये। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आपको? क्योंकि स्टेट ऑफ मैटर मैंने आपको बताया था ये कि सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या होता है। सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या होता है? सॉलिड ये होता है एकदम भयंकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा हुआ है। काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द मॉलिक्यूल एकदम नील के बराबर है। ठीक है, थोड़ा सा जैसे बर्फ़ है, तुम इसको टेम्परेचर दोगे पिघलेगी, लिक्विड बनेगी। क्यों? मॉलिक्यूल दूर दूर गए, थोड़ा और उसको दो टेम्परेचर दो तो और दूर दूर चले जाएंगे, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और कम हो जाएगा, वो गैस बन जाएगी। क्या समझे? तो रियल को अगर आइडियल में बदलना तो प्रेशर कम कर दो, टेम्परेचर बढ़ा दो। ठीक है, देन अगर बात करेंगे तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे 3 तरह के हमें पढ़ने होते हैं। सही लगा रखा है यार मैंने ये रूम फ्रेशनर, तुरंत मुझे याद दिला देता है पॉस्चर सही करने के लिए। ठीक है, तो पहला है बॉयल्स लॉ। दूसरा जो आपको पढ़ना है एंड दैट इज बॉयल्स के बाद आप चार्ल्स पढ़ेंगे, चार्ल्स लॉ। और तीसरा है जो पढ़ना है गे-लुसाक लॉ। चौथा जो पढ़ना है आपको दैट इज एवोगैड्रोज लॉ। ठीक है, एवोगैड्रोज लॉ। और पांचवा जो आपको पढ़ना है दैट इज डाल्टन्स लॉ, डाल्टन का नियम। ठीक है, बॉयल ने क्या बोला था? बॉयल ने बोला था कि प्रेशर और जो वॉल्यूम है वो आपस इन्वर्सली कांस्टेंट होंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर तापमान को अगर आप नियतांक कांस्टेंट रख देंगे तो प्रेशर और वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। जैसे कि आप जब ऊपर जाइए, ठीक है, जब कभी आपको मौका मिले फ्लाइट पे बैठने का, है ना, जहाज में बैठने का, पहले तो जैसे चिप्स का पैकेट है, ठीक है, फूला हुआ है, आप ऊपर जाओगे वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। क्यों फूल जाएगा? क्योंकि ऊपर जाओगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर क्यों कम हो जाएगा? एटमॉस्फेयर प्रेशर इसलिए कम हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर डेंसिटी कम है, वहाँ पर जो एयर है उसकी डेंसिटी कम है। क्यों डेंसिटी कम है? थिन है। क्यों? क्योंकि भाई ग्रेविटी तो नीचे लग रही है, तो जो डेंसर गैसेज है वो तो नीचे बैठी हुई हैं ग्रेविटी की वजह से। तो ऊपर क्या? ऊपर आराम से एकदम हल्का हल्का सुरूर है, तो उसकी वजह से जो है क्या होगा? प्रेशर कम होगा। प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, तो फूल जाएगा क्या? पैकेट। ठीक, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर। चार्ल्स लॉ की बात करें तो यहाँ पर क्या है? ये प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन दिखा रहा है। जब बात हम करते हैं चार्ल्स लॉ की, तो चार्ल्स लॉ ये बोलता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक, गे-लुसाक लॉ ये ध्यान रखना। और कब दिया गया था ये भी इंपॉर्टेंट यार, 1662 में दिया गया था, 1662 में ये दिया गया था, 1787 में। जो गे-लुसाक लॉ बोलता है वो ये बोलता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और ये कब दिया गया था? इट वॉज गिवन इन 1808। ठीक है, एवोगैड्रोज लॉ की अगर बात करेंगे तो ये बोलता है, ये भी ये मतलब ये बोलता है, अब क्या ही बताएं तुम्हें हम। ठीक है, जैसे कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है, तो ये बोलता है कि अगर किसी गैस के पी वी और टी सेम कर दिए जाएं तो उसके नंबर ऑफ मोल्स भी सेम हो जाएंगे। तो ये बस बोला था इन्होंने। ठीक है, कि अगर किसी गैस के पी वी और टी को सेम कर दिया जाए, ये तो कांस्टेंट है, तो नंबर ऑफ मोल्स भी इसके सेम होंगे, नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे। और जो डाल्टन जी ने बोला था, ये बोला था कि अगर एक अनरिएक्टिव गैसेस का मिक्सचर है, तो वो जो मिक्सचर है वो जितना प्रेशर टोटल अप्लाई करेगा दैट वुड बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर अप्लाइड बाई ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेज। ठीक है, तो ये पार्शियल प्रेशर की इक्वेशन है जो डाल्टन ने दिया था। कब दिया था? 1802 में दिया था। अच्छा, एवोगैड्रो का एक कांस्टेंट होता है, उस कांस्टेंट का वैल्यू बता सकते हो आप कितना होता है? ठीक है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बॉयल्स होगा ना, ऑप्शन नंबर ए।
एंड एवोगैड्रोस कांस्टेंट की अगर बात करेंगे, दिस इज 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक। तो ये होता है एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं इसको, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। चलो सर, आपको मैं मनी हाइस्ट के प्रोफेसर से इमेजिन करता हूँ, लगता है वही है। अच्छा, मनी हाइस्ट मैंने देखी तो नहीं है, कौन है उसका प्रोफेसर? एन से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, एन, और इसमें इस तरह से, ठीक। चलो, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बताओ जल्दी से, इसमें से कौन सा ट्रू है? फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज बेस्ड ऑन द पीसी महालनोबिस मॉडल। फर्स्ट 5 ईयर प्लान लेड एम्फोसिस ऑन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। 5 ईयर प्लानिंग मॉडल इन इंडिया वॉज बोरोड फ्रॉम रशिया। रशिया से काफ़ी चीज़ें बोरो की हमने, नहीं काफ़ी सारी चीज़ें खरीदी हैं, खरीदारी जारी रहनी चाहिए रशिया से। तो मतलब मैं S-400 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आप कुछ और ना समझे, ठीक है। S-400 की बात कर रहा हूँ मैं। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है ये पीसी महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड है। बिल्कुल गलत बात। क्यों? क्योंकि ये हैरड डोमर मॉडल पे बेस्ड है, हैरड डोमर मॉडल पे। कल यार मम्मी ने मेरी शिकायत कर दी, अभी तुम्हें बताएंगे आखिर में क्यों, ठीक है। तो पहला वाला गलत, पहला वाला गलत, पहला वाला गलत, पहला वाला गलत, ले भैया ख़त्म, ठीक है। अपने आप सही हो गया तो ठीक है। एग्रीकल्चर, तो इस तरह से आपको सवाल अटेम्प्ट करना है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा टाइम, ठीक है, कर तो हम लेंगे लेकिन इन सब हरकतों से टाइम बच जाता है हमारा, ठीक है। तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे एम्फेसिस ले किया था, ठीक है, बिल्कुल बात सही है। और 5 ईयर प्लानिंग मॉडल इन इंडिया वॉज बोरोड फ्रॉम रशिया, बिल्कुल सही है, तुमने देखा ही था, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन करना। द कंट्री, हाँ यार, ये पिछले वाले में तो काफ़ी चीज़ें मिस कर दी होंगी अपन लोगों ने। हाँ, तो जो पीसी महालनोबिस मॉडल है ये सेकंड 5 ईयर प्लान पे ये मॉडल बेस्ड है, ठीक है। पीसी महालनोबिस जी का जो जन्म हुआ था वो 29 जून को हुआ था, जिस दिन नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाते हैं। इन्होंने एक सांख्य करके जर्नल निकाला था, ठीक है, और भारतीय सांख्यिकी दिवस ही सेलिब्रेट करते 29 जून को। ही वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ इंडियन जो स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है जो कि कैलकाटा में लोकेटेड है उसके, ठीक। एंड सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है ये आपका रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इसका गोल था। तेज़ी से औद्योगिकरण, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, जिसमें कि 3, ध्यान रखना, 3 स्टील प्लांट को सेटअप किया गया था। 3 स्टील प्लांट्स कौन कौन से थे, तो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। एक तो था भिलाई में, एक था आपका दुर्गापुर में, ठीक है। ये भिलाई कहाँ पड़ता है? भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ठीक है। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में पड़ता है। और तीसरा बता दो उड़ीसा वाला, वो कौन सा है जल्दी से, ठीक है। तो भिलाई, अभी हम याद कैसे करते हैं? भिलाई मतलब पिलाई, पिलाई हमने किसकी करी थी ऐसे याद कर लो, यूएसए की। किसके साथ मिलकर? रशिया की। या फिर हमने करी थी पिलाई किसकी? पाकिस्तान की। ये रशिया के साथ मिलकर, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ में, लेकिन हमने रशिया की हेल्प से इसको इस्टेब्लिश किया था। दुर्गापुर की अगर बात करेंगे, दुर्गा जी की पूजा हमने करी थी ग्रेट ब्रिटेन वालों के साथ, ठीक है, यानी यूके याद कर लो या फिर ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। और ये था हमारा एक, क्या नाम था उसका? रावर केला, ठीक है, रावर केला। तो केला खाया था हमने किसके साथ मिलकर? जर्मनी के साथ। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। थर्ड 5 ईयर प्लान की चीज़ें हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो हमारा टारगेट था रखा था 2.1% का, अचीव हमने 3.6% किया था इसमें। एंड इसमें 5 IITs को भी स्टैब्लिश किया गया था। 5 IITs स्टैब्लिश की गई थी, प्लस डैम स्टैब्लिश किए गए थे, जैसे कि भाखड़ा नंगल जो डैम है, जो सबसे बड़ा बांध है जो सतलज रिवर पे बना हुआ है, वो एक्चुअल में फर्स्ट 5 ईयर प्लान के टाइम पे ही बना था, ठीक है। और कुछ आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
The country can improve its balance of payments by devaluation when the sum of elasticity of demands for exports and imports is, जल्दी से बताइए। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, भुगतान संतुलन होता क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है जहाँ पर हम, एक तो होता है हमारा करेंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट में हम देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, तो ये जो हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है, किसी कंट्री के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं विद अनदर कंट्री, फॉरेन कंट्री, तो वो सब रिकॉर्ड होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में। ठीक, बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर हम बात करेंगे तो दो पार्ट है, करेंट कैपिटल, इसमें आता है ट्रेड इन विजिबल्स एंड इनविजिबल्स। अब ये क्या होता है, विजिबल और अनविजिबल, तो जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, दैट इज टैंजिबल, तो वो हमारे क्या होते हैं, उनको हम बोलते हैं गुड्स। ठीक है, जिनको हम छू सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लैपटॉप है, ठीक है, तो इसको हम छू सकते हैं, टैंजिबल है। सर्विस जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसको थोड़ी ना छू सकते हो, कि छू सकते हो, नहीं छू सकते हो, ठीक है, तो ये चीज़ आ जाएगी, गुड्स एंड सर्विसेज आ गए। और क्या आ सकता है इसमें, ट्रांसफ़र पेमेंट्स। ट्रांसफ़र पेमेंट्स क्या होते हैं, ट्रांसफ़र पेमेंट जैसे कि जो ग्रांट वगैरह मिलते हैं वो, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में क्या आते हैं, तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो भी दो तरह की होती हैं, एक तो होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI विच आर ऑफ स्टेबल नेचर, एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है, जिसको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। जो बोरोइंग्स होती हैं वो भी आपकी कैपिटल अकाउंट का ही पार्ट होती हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि वेरी सम ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। तो डिवैल्यूएशन क्या चीज़ होती है जो यहाँ पे लिखी हुई है, देखो एक सेकेंड। तो आपने सुना होगा कि $1 जो है, पहले $1 में आते थे 70 रुपये, 75 हुआ, 80 हुआ, अब धीरे धीरे 85 तक पहुँच गया वो। अभी कितना चल रहा है एग्जैक्टली याद है, किसी पता है किसी को? तो ये क्या है, इसको बोलते हैं डिवैल्यूएशन। इसको बोलते हैं एक तरह से आप बोल सकते हो डिवैल्यूएशन नहीं बोल के हम इसको बोलेंगे डेप्रीसिएशन। ठीक है, डेप्रीसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी, एप्रीसिएशन और डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन का मतलब ये होता है कि जैसे $1 में पहले 70 रुपये हो जाते थे, आज $1 में 85 रुपये हैं, तो ये अप्रिशिएट नहीं, इसको बोलेंगे डेप्रीशिएट कर गई इंडियन करेंसी। इंडियन करेंसी क्यों, क्योंकि पहले $1 में सिर्फ 70 रुपये आते थे, लेकिन $1 में अब 85 रुपये आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि रुपए की कीमत घट चुकी है। और एप्रीसिएशन क्या होता है, एप्रीसिएशन होता है कि भाई $1 मान लो कि अभी आज 85 रुपये का है, ठीक है, कल को ये घट के 80 रुपये अगर हो जाए तो ये एप्रीसिएशन हो जाएगा। ये अगर नेचुरल फोर्सेस से हो, नेचुरल फोर्सेस मतलब जो नेचुरल डिमांड सप्लाई जो मार्केट की चलती है उससे, तो दैट वुड बी टर्म्ड एज एप्रीसिएशन डेप्रीसिएशन। बट अगर वो गवर्नमेंट उसमें इंडल्ज हो जाए, दैट मीन्स गवर्नमेंट इंड्यूस्ड डेप्रीसिएशन एप्रीसिएशन को बोलते हैं डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन। अगर गवर्नमेंट जानबूझ के करे तो, गवर्नमेंट क्यों कर सकती है जानबूझ के, क्योंकि खुद सोचो कि इस केस या इस केस में किस में एक्सपोर्टर को ज़्यादा बेनिफिट होगा, इन व्हाट केस। डियर कुमार सर, यू डोंट थिंक अबाउट GK फॉर प्यारे मासूम स्टेनो वाले बच्चे, दैट्स नॉट फेयर, यू ओनली थिंक फॉर CGL आर्मी प्लीज़। स्टेनो सबके लिए तो है यार, ऐसा थोड़ी ना है कि भाई मैंने CGL लिख दिया थंबनेल पे कल वाले में तो वो सिर्फ उन्हीं के लिए था, ऐसा थोड़ी ना है। ऐसा क्यों आपको लगता है कि मैंने CGL लिख दिया तो सिर्फ CGL वालों के लिए? अभी जो मैं चाहे PYQ सीरीज़ चल रही हो, चाहे वो FRB चले, स्टार्ट होगी 2.0, और वो भी जो पिछली बार हुई थी वो काफ़ी मायनों में, मतलब कुछ मायनों में सिमिलर होगी और काफ़ी मायनों में अलग भी होगी। इस बार की क्या अलग होगा तो वो तो जब मैं वीडियो डालूंगा, जब ये ख़त्म हो जाएगा PYQ स्टार्ट करेंगे उससे 1-2 दिन पहले मैं डाल दूंगा और सारी चीज़ों से बताऊंगा कि कैसे पिछली वाली FRB से ये वाली FRB अलग होगी। ठीक है, तो सबके लिए भाई, वो मैं बताना भूल गया था उस वीडियो में, लेकिन वो सबके लिए है। ठीक है, तो हाँ जी, तो ये क्या हुआ, ये डेप्रिसिएशन डिवैल्यूएशन हुआ। तो यहाँ पर एक्सपोर्टर बेनिफिट करेगा, क्यों? क्योंकि अगर $1 पहले वो $1 का माल बेच रहा था तो उसको 70 रुपये मिल रहे थे, आज उसको 85 रुपये मिले जा रहे हैं उसी में। ठीक है, तो एक्सपोर्टर यहाँ बेनिफिट करता है, इंपोर्टर यहाँ बेनिफिट करता है। ठीक है, तो पेमेंट वेन द सम कितना हो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का अगर सम जो है इट वुड बी ग्रेटर दैन 1, ग्रेटर दैन यूनिटी, एंड दिस लॉ इज नोन एज
मार्शल लेनर लॉ, ठीक है, या फिर इसको कंडीशन बोल देते हैं, ठीक है, मार्शल लेनर कंडीशन, ध्यान रखिएगा। 15th, टू विच हिंदुस्तानी म्यूजिक घराना दी गुंडेचा ब्रदर्स रिलेटेड, तो गुंडेचा बंधु किस हिंदुस्तानी संगीत घराने से संबंधित हैं, तो गुंडेचा रिलेटेड टू दी डागरी घराना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। पटियाला घराना के फाउंडर कौन है, पटियाला पैग लगा के, याद करो, पटियाला पैग लगा के आदमी क्या हो जाता है, आदमी हो जाता है एकदम ऐसा बोलता है कि हम फतेह कर लेंगे, अब तो सब कुछ फतेह कर लेंगे, तो उस्ताद फतेह अली खान। और फिर बोलता है मालिक बख्श दो हमें, गलती हो गई, तो अली बख्श खान। पटियाला की हो गया। इंदौर के कौन है, आमिर खान है, इंदौर में साफ़ सफाई बड़ी रहती है, आमिर खान साफ़ सफाई करते रहते हैं, ठीक है। गुंडेचा ब्रदर्स कौन है ये, तो एक तो उमाकांत है, उमाकांत और रमाकांत गुंडेचा, ये हैं गुंडेचा भाई, ठीक है। प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम्स कंपोज्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो किसी पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता निम्नलिखित में से किससे बनी होती है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो देखिए जो प्रोडक्टिविटी होती है, व्हाट इज़ प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी की का मतलब ये होता है कि जो सनलाइट आई, ठीक है, बिजली आई बिजली गई। देखा तुमने लालू प्रसाद यादव को मॉक करते हुए मोदी जी को, देखा लालू प्रसाद मॉक कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी को कि बिजली आई बिजली गई देखा वीडियो तुम लोगों ने। तो सनलाइट आई, इसने क्या किया, ट्रैप किया, इसने जो भी हमारे पेड़ पौधे सब ट्रैप कर लेते हैं, तो जो ट्रैप कर लिया, ठीक है, लाइट को, तो उससे जो भी खाना वाना सब बनाया उसने, जो भी खाना वाना जो भी बायोमास क्रिएट किया, दैट इज़ उसकी प्रोडक्टिविटी, दैट इज़ उसकी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। उसके बाद अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने खाना खाया, मुझे एनर्जी मिली, ठीक है, और मिली, लेकिन क्या तुम्हें लगता है जितना मैंने खाना खाया उतना एनर्जी मिली, नहीं, उस खाने को पचाने में भी तो एनर्जी लगी होगी, उस खाने को पचाने में भी तो एनर्जी लगी होगी, है कि नहीं। जो पूरा बॉडीली मूवमेंट हो रहा है अंदर, जो सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, अंदर, तो उसमें भी तो एनर्जी लॉस हो रहा होगा, उसमें भी तो एनर्जी यूज़ हो रही होगी। तो बस उसी तरह से ये एनर्जी को ट्रैप करने में जो प्लांट रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहा होगा, जो अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही होंगी, जैसे हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही होंगी तो उसमें एनर्जी का लॉस हो रहा होगा। तो व्हेन यू सब्ट्रैक्ट respiration and this metabolic activities from gross primary productivity, you get the net primary productivity. Option number D would be the correct answer. Which of the following laws और इकोसिस्टम टर्म किसने दिया था, तांसले ने दिया था, याद होना चाहिए आपको। इकोलॉजी किसने दिया था, अर्नस्ट हैकेल ने दिया था। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी किसको बोलते हैं, किसने इकोसिस्टम को एक फंक्शनल यूनिट बोला था इकोलॉजी का, किसने बोला था, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन इस बार के सीजल एग्जाम में पूछा गया था, एफ से नाम शुरू होता है उनका, बताओ। तो which of the following laws represented by the formula t square is directly proportional to the r cube compares the orbital period and radius of the orbit of a planet and that of the other planet, बताओ किस क्या होगा इसका आंसर। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है रामदेव मिश्रा, जो कि हम पहले सब देख चुके हैं, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, और फ्रांसिस इवांस ने बोला था फंक्शनल यूनिट, ठीक है, इकोलॉजी का इसका। सर ये एग्जाम का पैटर्न ऐसा ही रहेगा क्या नेक्स्ट ईयर भी, प्रियंका जाजक, बिल्कुल रहेगा, ठीक है। चलो तो इसका सही आंसर होगा केपलर्स थर्ड लॉ। तो केपलर जी ने 3 नियम दिए थे। केपलर जी का जो पहला नियम है वो ये बोलता है, इसको हम लॉ ऑफ ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। इन्होंने ये बोला था कि जितने भी प्लैनेट्स हैं, सारे प्लैनेट्स जो हैं वो सन के अराउंड एक इलिप्टिकल पाथ में घूम रहे हैं, दीर्घवृत्ताकार जो पथ है उसमें घूम रहे हैं, वेयर सन एट इज़ वन ऑफ द फोकस, ठीक है। अगर आपने पढ़ा हो तो इक्लिप्स वगैरह हम पढ़ते हैं, ठीक है, कॉनिक सेक्शन में 11th-12th में, वहाँ पर हम एक पढ़ते हैं, ये मेजर एक्सिस होती है, माइनर एक्सिस होती है, यहाँ पर एक फोकस होता है, यहाँ पे फोकस होता है, नहीं, तो फोकस में रहता है सन, और यहाँ पर आपका इसी में क्या होता है, इसी में फिर आपको एक्सपीरियंस करने को मिलता है एपीहीलियन, नहीं ये तो पेरीहीलियन है, लेकिन गलती से इन्होंने शायद में एपीहीलियन लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, ओके, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि जो ये तो हम खैर पढ़ ही चुके हैं कि जब सबसे पास होता है अर्थ सन के तो पेरीहीलियन होता है, और जब सबसे दूर होता है तो एपीहीलियन। डेट क्या होती है जल्दी से बताओ, पेरीहीलियन और एपीहीलियन की, पेरीहीलियन और एपीहीलियन की डेट्स बताओ जल्दी से। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट है, ये है आपका लॉ ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है, लॉ ऑफ टाइम पीरियड, जहाँ पे ये बोला जाता है कि भाई जब हमारी अर्थ सन के अराउंड इस तरह से घूमती है चारों ओर,
तो जितना भी टाइम वो लगाती है, फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ आने में जितना भी उसने डिस्टेंस कवर किया, जितना टाइम लगाया, और ये जो एरिया यहाँ पर बना, दिस वुड बी इक्वल टू दिस एरिया। ये एरिया के इक्वल क्यों होगी? क्योंकि उतना ही टाइम उसने यहाँ से यहाँ आने में लगाया। तो इसको लॉ ऑफ टाइम पीरियड बोलते हैं। और ये होता है, सॉरी, लॉ ऑफ एरिया बोलते हैं इसको, टाइम पीरियड नहीं, लॉ ऑफ एरिया बोलते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ एरिया, इक्वल एरिया आर स्वेप्ट, ये इक्वल, ये एरिया और ये एरिया दोनों इक्वल होंगे तो इसको लॉ ऑफ एरिया बोलेंगे। ये तीसरा वाला होगा लॉ ऑफ टाइम पीरियड, लॉ ऑफ टाइम पीरियड बोलते हैं इसको, जहाँ पर टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ केपलर, ठीक है। कॉपरनिकस ने, ध्यान रखना, कॉपरनिकस ने एक हीलियोसेंट्रिक थ्योरी दी थी जिसमें कि उन्होंने ये बताया था कि किस तरह से सारे प्लैनेट हमारे रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन विच इज़ एट द सेंटर, और ये सब कंसेंट्रिक सर्कल्स बना रहे हैं उसके अराउंड, रिवॉल्व कर करके ये सब बना रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 18th क्वेश्चन, इफ G, M and R represent the universal gravitational constant, mass of the earth and radius of the earth respectively, then which of the following is the correct expression for the acceleration due to gravity G on the surface of the earth? तो G का सही रिप्रेजेंटेशन क्या है? तो G का सही रिप्रेजेंटेशन है G M अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पर G क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जिसकी वैल्यू जो है वैरी करती है फ्रॉम हेयर टू देयर, जैसे कि अर्थ में इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन अगर आप मून में जाएंगे तो इसकी जो वैल्यू होती है ये 1/6 हो जाती है। ये जो होता है ये होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ को ध्यान रखना है कि इसकी वैल्यू को 1798 में दिया गया था बाय हेनरी कैवेंडिश। ये सवाल पूछा जा चुका है, हेनरी कैवेंडिश ने इसकी वैल्यू दिया था 1798 में। तो आंसर GM अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? बोले तो क्लियर की नहीं। चलो भैया, नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थडे ऑफ। सर FRB क्लासेस कब से स्टार्ट है? पिछला वाला वीडियो देखिए अंकिता जी, ठीक है, जो स्ट्रैटेजी वाला डाला था उसमें मैंने बताया कब से कब स्टार्ट है। वैसे अगला वाला जो मंडे है, यानी कि आज के दिन से ही अगले हफ्ते स्टार्ट है आपका, ठीक है। चलो, तो कब सेलिब्रेट करते हैं? किसकी, पहले तो ये पूछा किसके बर्थडे पे, तो मेजर ध्यानचंद जी के बर्थडे पे करते हैं। कब सेलिब्रेट करते हैं? तो सेलिब्रेट करते हैं 29 अगस्त, 29 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक। और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? इनकी ऑटोबायोग्राफी है GOA गोवा L गोल, ठीक है। गोल इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है। इनके नाम पे 2 अवार्ड भी हैं, जैसे एक तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, खेल रत्न अवार्ड, जो कि सबसे हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है। पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हुआ करता था, 1991 में सबसे पहला वाला दिया गया था। किसको दिया गया था जल्दी से बताओ? देन बाद में 2021 में इसका नाम चेंज होकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रख दिया गया। सबसे पहला वाला मिला था विश्वनाथन आनंद, जो हमारे पहले ग्रैंड मास्टर थे। पहली विमेन ग्रैंड मास्टर कौन थी जल्दी से बताओ, ठीक है। एंड एक और है जिसको हम बोलते हैं मेजर ध्यानचंद अवार्ड, सिंपल। एक खेल रत्न अवार्ड है, एक है सिंपल अवार्ड। दिस इज गिवन, लेट मी टेल यू गाइस, दिस इज गिवन फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट, लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स, अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स में दिया जाता है। ये दिया गया था सबसे पहला वाला 2002 में, 3 लोगों को मिला था। वो 3 भाग्यशाली लोग कौन थे? एक तो साहू जी थे, साहू जी महाराज नहीं है ये, ठीक है, साहू जी बिरजदार हैं ये। अशोक दीवान, ना कि अशोक खेमका, ठीक है। और अपर्णा घोष, ठीक, क्लियर रहेगा। पहले विमेन ग्रैंड मास्टर विजय लक्ष्मी जी, ठीक है, विजय लक्ष्मी, ये विश्वनाथन आनंद है, वो विजय लक्ष्मी। कपिल देव की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है सीधा दिल से, स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट। तो ये ध्यान रखना, ध्यानचंद अवार्ड और ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। बिरजदार नहीं होगा, ब्रिजदार होगा ये, ठीक है, ब्रिजदार,
ब्रिजदार 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 ब्रिजदार। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। अभी रूप सिंह कौन थे? रूप सिंह कौन थे? जल्दी से बताया था, हॉकी से रिलेट करो। कुछ याद आया? इस पे मैंने एक वीडियो भी डाला था। हाँ, तो रूप सिंह जो थे वो कौन थे? मेजर ध्यानचंद जी के छोटे भाई थे। जो ये बताओ कि पहला कैप्टन कौन था इंडियन हॉकी टीम का? पहला कैप्टन कौन था? रिकम्पादा डांस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो मेघालय से तो नहीं है। मेघालय से कौन कौन से डांस हैं? लाहो। इतनी हंसी आ रही है, लिखा ही नहीं जा रहा है। अच्छा, कहे हंसी कहीं आ रही भाई। चलो, तो मेघालय से आपका जैसे लाहो डांस है, ये चीज़ ध्यान रखना है। फेस्टिवल यहाँ के आपको पता होंगे। जो वंगाला फेस्टिवल है, फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स बोलते हैं उसको, गारो ट्राइब परफॉर्म करती है। देन खासी परफॉर्म करती है, नोंगक्रेम, एंड देन बहदीन खलाम जयंतिया ट्राइब परफॉर्म करती है। ठीक है, आंसर होगा जयपाल सिंह मुंडा, जो मैंने पीछे पूछा था उसका क्वेश्चन, जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, मुंडा रेबिलियन आप यहाँ से रिकॉल कर सकते हैं, 1799 वाला है ना, 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं। तो ये कौन सा स्टेट है? ठीक है, तो इस तरह से हम याद करते हैं। अरुण ने रेखा से, या फिर रेखा ने अरुण से कहा, तो अरुणा से अरुणाचल, रेखा से रिकम्पादा कि अजी सुनते हो? अजी से अजी लामू डांस हो जाएगा। क्या क्या सुनते हो? वैंचो बउआ के पास चलो, तो वैंचो डांस। बउआ से बुइया डांस, वंचो बउआ के पास चलो। ठीक है, चालो डांस। और वंचो बउआ के पास चलो, पास तो पासी कौंकी। ठीक है, पासी कौंकी डांस के पास चलो। एंड और चल के लॉयन एंड पीकॉक डांस देखो। ठीक है, लॉयन एंड पीकॉक डांस। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ख़त्म हो गया लेक्चर। ठीक है, इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी पीपीटी की परमार एसएससी के टेलीग्राम चैनल पे। कोर्सेज सेक्शन में जाके आप यहाँ पर इन लेक्चर्स के सभी के हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं। ऑल राइट, ठीक है। हाँ, मास्क डांस बोलते हैं इसी को। ठीक है, लैन पिकॉक मास्क डांस यहीं पे होता है, मास्क। क्योंकि आप लैन पिकॉक डांस देखने जाओगे बउआ के पास, तो मास्क तो लगाना ही पड़ेगा ना। इतनी तो यार बेसिक सी चीज़ है, तुम खुद सोचो, मास्क तो लगाना ही पड़ेगा, मास्क डांस हो जाएगा। ठीक है, पोपीर क्यों 18 है? अच्छा 18। बाकी सभी लोग बताओ कितने किसके मतलब मार्क्स आए हैं, जल्दी जल्दी बताओ। ठीक है, पोपीर डांस भी, ठीक है, वो भी यहीं का हो जाएगा, पोपीर। हाँ जी, तो भाई मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट किए हो कि नहीं किए हो? और नहीं किए हो तो क्यों नहीं किए हो? लगाओ जल्दी से जाके। ठीक है, PTS परमार टेस्ट सीरीज़ दुनिया की एकमात्र ऐसी टेस्ट ठीक है, तो ये आप जाके इसमें एनरोल कर सकते हो। 79 रुपीज़ में सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे और इट विल बी अ गेम चेंजर फॉर यू। मतलब मज़े आ जाएंगे आपको। मज़े तो नहीं आएंगे, जब लगाओगे तो काफ़ी दर्द मिलेगा तुम्हें लगाने के बाद, लेकिन वो दर्द जब तक नहीं होगा तब तक ग्रोथ कहाँ होगी बेटा। जिम भी जाते हो तो दर्द होता है, तभी तो ग्रोथ होती है मसल्स की, है कि नहीं? बहुत जगह ऐसा होता है जहाँ दर्द होता है और तभी ग्रोथ होती है बेटा। ठीक है, चाहे वो जिम हो या चाहे, खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं और लेक्चर को ख़त्म करते हैं, स्ट्रीम को एंड करते हैं। मिलते हैं कल, एटलीस्ट आखिरी वीक है, इसमें तो कंसिस्टेंट हो जाओ। हैं 12 हैं, ओके। और हाँ, एक चीज़ कि जो भी टॉपिक्स हमारे नहीं हुए हैं प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा जब रिकॉर्डेड में जाए तो। ठीक है, जब रिकॉर्डेड में जाएगी तो सभी लोग लिख दीजिएगा कौन कौन से टॉपिक्स है ना। आपकी मम्मी का, हाँ यार मम्मी ने कल हड़का दिया यार। ठीक है, मम्मी को हमने दिखाया वीडियो, हमने कहा देखो तो ये वीडियो डाला है हमने। मम्मी गुस्सा के एकदम से, हम ये बोलते हैं कि ये सब क्या डाल दिया तुमने। फिर भाई को तुरंत फ़ोन लगाया, देखो इसने क्या किया, हम खाना बना रहे थे हम और इसने वीडियो बना के डाल दिया। मम्मी ने कहा अभी तुरंत डिलीट करो। हमने कहा अब डिलीट तो नहीं हो पाएगा, इसमें एक बार जो चीज़ चली जाती है वो डिलीट नहीं होती है। बोले खुद तो फेस दिखाता नहीं है और हमारा तुरंत डाल दिया इसने बिना पूछे। मम्मी को काफ़ी गुस्सा एकदम देख के। हमने कहा मम्मी खैर कोई नहीं, छोड़ो। चलो भाई, थैंक यू। मम्मी को क्या गिफ्ट दिया? मम्मी को ये गिफ्ट दिया कि मम्मी को लाही पिरा के दी, तेल दिया और आज जाना है, आज कल आज वो दाल होती ना, हमें मतलब गांव से आता है सब कुछ, जैसे गेहूँ आ जाता है, लाही आ जाती है, दाल आ जाती है,
मतलब खरीदते नहीं हैं ऐसे कि भाई आटा खरीदते हो, नहीं, वो सब हमारा पिसता है, ठीक है। तेल पिसता है, गेहूँ पिसता है, दाल जो होती है वो सब। हाँ सरसों पिराला है भाई, पिराला है। चलिए भाई, थैंक यू सभी को, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर आपसे लाइव पढ़ने का मज़ा ही कुछ और है, क्या बात है आनंद। चलो भाई मिलते हैं कल, ठीक है, कल फिर आनंद लेते हैं, इस आनंद की प्राप्ति को हम फिर कल फिर करेंगे। थैंक यू। हाँ वहाँ पे भी होता है मास डांस, ठीक है। थोड़ा गरीब हूँ, आपका आईपैड दे दो। भीख मांगने का तरीका थोड़ा कैजुअल नहीं है। मैं गरीब हूँ, क्यों, आईपैड दे दो। अच्छा फिर अटैक हुआ क्या कल? अच्छा आकाश थैंक यू। सर वो लाहौर वाली वैकेंसी किम जोंग उन तुम ही अब क्रिएट कर सकते हो मोदी जी से, तो उम्मीद रही नहीं अभी। तुम ही कुछ करो, तुम ही कुछ भला कर सकते हो इन छात्रों छात्राओं का। गेहूँ साइकिल पे जाते हो। साइकिल में केरियल में दबाते हैं। और नहीं यार, ये छोटी सी मशीन ले रखी है घर में, तो उसी में थोड़ा जितना नीड होता है तो पीस लेते हैं उसी में गेहूँ। तो छोटी सी मशीन आती है काफ़ी, मतलब सस्ती आती है, महंगी नहीं आती है, उसी में ही डालो पिस जाता है। चलो।